ये एक ऐसी कहानी है जहां शक्ति भाग्य से नहीं बल्कि निर्णयों से बनती है। अंधेरे में शुरू होने वाली कोई भी चीज जल्द ही हर संघर्ष के केंद्र में आ जाती है। अध्याय 1 से 1 दुर्भाग्य पर आशीर्वाद का प्रभाव 1। किनफांग, यह इस महीने का तुम्हारा वेतन है। अब तुम जा सकते हो। ली फेंग ने अपने सामने दुबले पतले किनफांग को देखा, हाथ में पकड़े लिफाफे को उठाया और गहरे उपहास और व्यंग्य से भरे चेहरे के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखों में एक विकृत आनंद की झलक थी जो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा किए जा रहे कार्य से उसकी संतुष्टि को दर्शाती थी। ली फेंग, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? किनफांग ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ अपने सामने खड़े ली फेंग को घूरते हुए पूछा। ली फेंग के आकर्षक युवा चेहरे और महंगे डिजाइनर कपड़ों को देखकर किनफांग को तीव्र क्रोध आया। भले ही वे बहुत करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन वे हाई स्कूल में सहपाठी थे और भविष्य में विश्वविद्यालय में भी सहपाठी बनने वाले थे। फिर भी यह स्पष्ट था कि ली फेंग किनफांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और जानबूझकर उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। क्यों? तुम जानते हो क्यों? ली फेंग का व्यंग्यात्मक चेहरा बना रहा। शायद स्टूडियो में अन्य लोग भी मौजूद थे, इसलिए वह स्थिति को और असहज नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए उसने वह ठंडी टिप्पणी की और तुरंत मुड़कर चला गया। स्टूडियो का मालिक ली फेंग के पीछे पीछे तेजी से चला गया। किनफांग, मुझे माफ करना, मैं सनपिंग गोल्ड फार्मिंग स्टूडियो के सुपरवाइजर थे, ज्यादा से ज्यादा एक निचले दर्जे के बॉस। उनका किनफांग के साथ आमतौर पर अच्छा रिश्ता था और वे अपने मेहनती अधीनस्थ की बहुत परवाह करते थे। किनफांग की कंजूसी को जानते हुए वे अक्सर बहाने बनाकर उसे अच्छे खाने पर ले जाते थे और जब भी दूसरे सहकर्मी उसे परेशान करते थे, वे हमेशा उसकी रक्षा करते थे। अफसोस की बात है कि इस बार उनके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे अच्छी खासी आमदनी वाली यह नौकरी खोना नहीं चाहते थे। भाई सूर्य, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। जैसे ही ली फेंग चला गया, किनफांग के चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। वह सुन पिंग की मुश्किलों को समझता था और भाई सुन का सम्मान करता था, जो आमतौर पर उसका अच्छे से ख्याल रखते थे, इसलिए उसने तुरंत एक सांत्वना भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। किनफांग, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? कॉलेज शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरा अनुमान था कि अगर तुम इस महीने का काम पूरा कर लेती तो तुम्हारे पास ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त पैसे होते। मुझे उम्मीद नहीं थी। उस कमीने ली ने तुम्हें बुरी तरह फंसा दिया। सनपिंग को किनफांग की स्थिति के बारे में पता था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होते ही किनफांग ने गोल्ड फार्मिंग स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। जहां दूसरे लोग 12 घंटे काम करना कठिन परिश्रम मानते थे, वहीं किनफांग प्रतिदिन 20 घंटे काम करता था, शेष 4 घंटे खाने, सोने और स्नान करने में बिताता था और लगभग अपना सारा समय अपने काम में लगाता था। यहाँ तक कि जब कॉलेज के आवेदन पत्र भरने का समय आया, तब भी सनपिंग ने ही उसे याद दिलाया, अन्यथा शायद वह सचमुच भूल गया होता। किनफांग की कड़ी मेहनत की बदौलत उसके नतीजे स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ रहे। पहले महीने में बिना किसी निश्चित वेतन के उसकी तनख्वाह स्टूडियो के सबसे उत्कृष्ट कर्मचारियों के बराबर थी। इसलिए सनपिंग ने इस महीने किनफांग को एक बहुत ही आकर्षक काम सौंपा। अगर यह काम पूरा हो जाता तो किनफांग की कॉलेज की फीस लगभग पूरी हो जाती। हालांकि यह काम थोड़ा खास था, उसे तभी भुगतान मिलता जब यह पूरी तरह से पूरा हो जाता। अगर यह बीच में ही रुक जाता तो उसे कुछ नहीं मिलता। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और कुछ ही दिनों में किनफांग ने आधे से अधिक काम पूरा कर लिया था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ली फेंग स्टूडियो का पता लगा लेगा और बॉस से कहेगा कि वह किनफांग को जबरदस्ती बर्खास्त कर दे। इस तरह के भूमिगत सोने की खेती करने वाले स्टूडियो में शुरू से ही कोई गारंटी नहीं होती थी। अगर मालिक आपको चले जाने को कहता तो आपको चले जाना ही पड़ता था, और अगर आपको पूरी तनख्वाह मिल जाती तो यह पहले से ही अच्छी बात होती थी। छोड़ो इसे, अब इसके बारे में और बात नहीं करते। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि किसी जीवित व्यक्ति का दम मूत्र से घुट सकता है। किनफांग इस स्थिति को लेकर काफी खुले विचारों वाला था। पर्याप्त पैसे कमाने का यही सबसे तेज तरीका था जो उसे सूझ रहा था। आखिर एक ऐसे लड़के के लिए जिसने अभी अभी हाई स्कूल पास किया था और जिसके पास कोई खास हुनर नहीं था, पैसे कमाने का इससे तेज कोई तरीका हो ही नहीं सकता था। छोटी मोटी चोरी तो वह कर ही नहीं सकता था, इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था और उसे वैसे भी दोबारा नौकरी ढूंढनी ही थी। किनफांग, कैसा रहेगा अगर मेरे घर पर एक पुराना कंप्यूटर है जिसका तुम इस्तेमाल कर सको? तुमने इस काम का आधा हिस्सा तो कर ही लिया है और अभी थोड़ा समय बचा है, हालांकि यह थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम इसे पूरा कर पाओगे। सनपिंग ने एक पल सोचा, किनफांग को एक तरफ खींचा और उसके कान में फुसफुसाया। यह सुनकर किनफांग हिचकिचाया। सनपिंग का विचार बुरा नहीं था। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इसे पूरा कर लेगा। हालांकि उसकी अपनी भी कुछ चुनौतियां थीं।
कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने बहाना बनाया कि उसके एक सहपाठी के पिता ने उसके लिए नौकरी ढूंढ ली है और वह 2 महीने से अधिक की छुट्टियों के दौरान कुछ हजार युआन कमा लेगा। हालांकि यह ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इससे उसके परिवार पर आर्थिक दबाव कुछ हद तक कम हो जाएगा और इसी तरह उसने अपनी माँ को उसे जाने देने के लिए मना लिया। अगर वह अभी घर चला जाता तो उसकी माँ, जिसे कुछ भी पता नहीं था, जल्द ही समझ जाती कि कुछ गड़बड़ है। किन फांग नहीं चाहता था कि उसकी माँ परेशान हो, खासकर इसलिए कि अगर वह सच में काम पूरा करने जाता तो उसे अभी की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। यह फैसला आपको करना है, लेकिन मुझे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता हो सकता है। सन पिंग ने धीरे से किन फांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, किन फांग की दुर्दशा को समझते हुए और अपने छोटे भाई की परवाह करते हुए स्वाभाविक रूप से उसके लिए जो सबसे अच्छा है उसी पर विचार कर रही हूँ। अध्याय 2 से 1 दुर्भाग्य और आशीर्वाद साथ साथ चलते हैं 2। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत विचार विमर्श के बाद भी किन फांग को लगा कि अपनी ट्यूशन फीस जुटाने का यही एकमात्र तरीका है, इसलिए सन पिंग की सहायता से उसने गोल्ड फार्मिंग स्टूडियो से एक अज्ञात मूल का पुराना कंप्यूटर निकालकर अपने अस्थायी रूप से किराए पर लिए गए अपार्टमेंट में रख दिया। भाई लॉन्ग उस बच्चे को देखा। उसे बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दो, चाहे उसके हाथ पैर टूट जाएं, बस उसे जान से मत मारो। स्टूडियो के ठीक बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक काली मर्सिडीज कार एक वैन के बगल में खड़ी थी, जिसमें कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोग सवार थे। मर्सिडीज के अंदर ली फेंग बैठा था, जिसने अभी अभी किन फांग को सफलतापूर्वक भगाया था। साथ ही एक खूंखार हट्टा-कट्टा आदमी भी था, जिसकी बाह पर नीले रंग के ड्रैगन का टैटू बना था और जिसका चेहरा आक्रामक भावों से भरा हुआ था। किन फांग को पुराने कंप्यूटर के साथ जाते देख ली फेंग की आंखों में द्वेष की चमक आ गई और उसने अपने बगल में खड़े खूंखार बलवान व्यक्ति भाई लॉन्ग की ओर मुड़कर कहा, चिंता मत करो युवा स्वामी फेंग, मैं ए लॉन्ग आपके द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरी तरह से संभाल लूंगा। उस हट्टे कट्टे आदमी ने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जिससे उसके उग्र चेहरे का भाव विकृत हो गया, लेकिन इससे ली फेंग की आंखों में संतोष का भाव आ गया। किन फांग, देखते हैं तुम मुझसे कैसे मुकाबला करते हो। जब भाई लॉन्ग अपने साथियों के साथ पुराने कंप्यूटर को ले जा रहे किन फांग के पीछे चुपके से पहुंचे तो ली फेंग ने अपने ड्राइवर को धीरे धीरे चलने और जानबूझकर एक निश्चित दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया। किन फांग को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हालांकि उसका मूड ठीक नहीं था, लेकिन यह सोचकर उसे थोड़ी राहत मिली कि वह अभी तक किसी मुश्किल में नहीं फंसा है। एक संकरी गली से गुजरते हुए जो उसके घर तक जाने का शॉर्टकट रास्ता था, वह बिना किसी झिझक के उसमें प्रवेश कर गया। बलवान व्यक्ति और उसके साथी मौके की तलाश में थे। हालांकि वे लड़ाई के आदी थे, लेकिन मुख्य सड़क पर दिखावा करना ठीक नहीं था, खासकर तब जब उनका इरादा किन फांग के हाथ पैर तोड़ने का था। इस तरह की गली उनके इस काम के लिए एकदम सही जगह थी। हालांकि उन्होंने पहले किन फांग को जबरदस्ती गली में घसीटकर लाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ही वहां आ जाएगा। भाई लॉन्ग ने अपने साथियों को इशारों में संदेश भेजा और उन्होंने तुरंत उस इलाके को घेर लिया। किन फांग को कोई जल्दी नहीं थी। कंप्यूटर का केस ज्यादा भारी नहीं था, पर हल्का भी नहीं था और लंबी पैदल यात्रा ने उसे थका दिया था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि उसके आगे का रास्ता हरे रंग के बालों वाले और चेकदार शर्ट पहने 2 आदमियों द्वारा रोका जाएगा, जो साफ तौर पर उपद्रवी थे। उनकी सांस फूल रही थी, फिर भी किन फांग की ओर उनकी निगाहें शत्रुतापूर्ण थीं। लगभग सहज ही किन फांग ने अपनी जेब में रखे लिफाफे को पकड़ लिया, जिसमें पिछले महीने की उसकी सारी कमाई थी। इन बदमाशों द्वारा इसे चुरा लिए जाने का ख्याल उसके लिए असहनीय था और वह चुपके से दीवार के कोने की ओर खिसक गया ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। हालांकि जब दोनों गुंडों ने थोड़ी राहत की सांस ली और संभल गए तो उन्होंने किन फांग को दीवार से सटा हुआ देखा और जानबूझकर खुद भी दीवार से टिक गए। फिर किन फांग पर चालाकी भरी मुस्कान बिखेरते हुए उनमें से एक ने बगल से एक लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे 2-3 बार घुमाया, जिससे एक अशुभ सी सीटी की आवाज निकली। यह तो बुरा हुआ। किन फांग को भय का अनुभव हुआ। लगभग सहज प्रतिक्रिया देते हुए वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसके चेहरे पर खूंखार भाव थे, 2 गुंडों के साथ उसकी ओर आ रहा है। हट्टा कट्टा आदमी तो खाली हाथ था, लेकिन उसके साथ आए गुंडे खाली हाथ थे। तुम क्या करना चाहते हो? किन फांग, जिसने अभी अभी उत्कृष्ट अंकों के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और ऐसे तत्वों से बिल्कुल अनजान था, उन्हें देखकर भयभीत हो गया और बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। हम क्या करना चाहते हैं? उस हट्टे कट्टे आदमी ने ठंडी सी मुस्कान बिखेरी, फिर अपने बड़े हाथ से इशारा करते हुए धीरे से कहा, चलो करो। धड़ाम। किन फांग को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला था कि एक छड़ी उसकी पीठ पर जोर से लगी, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। छड़ी के वार को कम करने के प्रयास में उसका कंधा मुड़ गया और उसके हाथ में पकड़ा कंप्यूटर का केस जमीन पर गिर गया। धड़ाम। दुर्भाग्यवश गुंडे यहीं नहीं रुके।
एक और लाठी जोर से गिरी, जिससे किन फांग को और भी असहनीय दर्द हुआ। हट्टे कट्टे भाई लॉन्ग के नेतृत्व में कई गुंडों ने किन फांग को बेरहमी से घूंसे और लात मारना शुरू कर दिया। मैं पलटवार कर रहा हूं। मिट्टी की बुद्ध प्रतिमा में भी क्रोध के 3 बिंदु होते हैं। ऐसे क्षण में किन फांग चुपचाप मार नहीं सह सकता था। उसने तुरंत जोर से चिल्लाते हुए कंप्यूटर का कवर उठाया और अपने सबसे करीब खड़े भाई लॉन्ग के सिर पर दे मारा। अगर वार लगता तो भाई लॉन्ग का मोटा सिर निश्चित रूप से फट जाता। भाई लॉन्ग, एक बदमाश ने पैनी नजरों से शोर मचा दिया। उसी क्षण उसने बेपरवाही से अपनी लाठी किन फांग के शरीर पर चलाई। अब उसके वार में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। धड़ाम! जैसे ही किन फांग कंप्यूटर केस से वार करने ही वाला था, उसका शरीर अचानक झटका खा गया और पीछे से आई छड़ी उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोर से लगी। अचानक उसकी दुनिया घूमने लगी, फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। कंप्यूटर केस उसके हाथ से कमजोरी से फिसल गया। गिरते समय उसका सिर केस से टकराया और तेजी से खून बहने लगा। यहाँ एक लाश पड़ी है। यह दृश्य देखकर गुंडे स्तब्ध रह गए। उनमें से एक, जो बाकियों से अधिक साहसी था, ने किन फांग की सांसें जांची। वह सांस नहीं ले रहा था और बोलते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। मृत! भाई लॉन्ग भी डरा हुआ था। हालांकि वह एक बॉस की तरह व्यवहार करता था, पर असल में वह एक बदमाश था। लड़ने की हिम्मत तो उसमें थी, लेकिन हत्या, उसके लिए तो उससे कहीं ज्यादा साहस चाहिए था। उसने गली में चारों ओर नजर डाली। प्रवेश द्वार पर खड़े लोगों के अलावा अंदर क्या हो रहा था, इस पर किसी का ध्यान नहीं था। किन फांग की पिटाई से उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं था। इस बात की परवाह किए बिना भाई लॉन्ग ने धीमी आवाज में आदेश दिया, चलो चलते हैं और सारा सामान अपने साथ ले चलते हैं। बाकी बदमाशों को कोई आपत्ति नहीं थी। हत्या कोई मामूली चोरी नहीं थी। अगर वे पकड़े जाते तो शायद फिर कभी जेल की दुनिया न देख पाते। पलक झपकते ही वे तितर बितर हो गए और किन फांग की लाश को सुनसान गली में अकेला छोड़ दिया। भाई लॉन्ग और बाकी लोग जा चुके थे, लेकिन गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी मर्सिडीज में बैठा ली फेंग मुस्कुराते हुए किन फांग को वहीं पड़ा देख रहा था। वह पास तो नहीं आया, लेकिन किन फांग के नीचे खून के धब्बे और भाई लॉन्ग और उसके गिरोह के जल्दबाजी में भाग जाने से समझ गया कि मामला इतना बिगड़ चुका था कि भाई लॉन्ग जैसा गुंडा भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खून अभी भी बह रहा था। यह कंप्यूटर केस के पतले खोल से रिसकर अंदर घुस गया और जल्दी ही मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, ग्राफिक्स कार्ड आदि को पूरी तरह से भिगो दिया। कंप्यूटर केस के अंदर स्थित एक घटक से क्षण भर में एक हल्की नीली रोशनी चमकी। फिर वह किसी जीवित प्राणी की तरह गतिमान हुई, खून के निशान का पीछा करते हुए किन फांग के सिर में घुस गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसी समय किन फांग की पहले रुकी हुई सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अध्याय 3 से 2 कौशल नूडल खींचना। एक नई किताब अपलोड की है। अनुशंसा और पसंदीदा वोट मांग रहे हैं। तुम जाग रहे हो? किन फांग ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, एक महिला की आवाज जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तांग फेफी। बाहरी रोशनी के अनुकूल होते हुए किन फांग को एहसास हुआ कि यह आवाज किसकी थी। यह वास्तव में उसकी हाई स्कूल की क्लास लीडर थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तांग फीफी भी थी। एक ऐसी महिला जो किसी राजकुमारी की तरह बेहद खूबसूरत थी। बेशक अगर किन फांग विश्वविद्यालय की फीस के लिए पर्याप्त धन जुटाने में कामयाब हो जाता है, तो आधे महीने में तांग फीफी एक बार फिर किन फांग की सहपाठी बन जाएगी। तांग फीफी और किन फांग के बीच अच्छे संबंध थे। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां लगभग एक जैसी थीं और हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में वे अक्सर पढ़ाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिलते थे। कुछ लोग तो उन्हें प्रेमी प्रेमिका भी कहते थे, लेकिन उस समय किन फांग का ध्यान केवल अपनी पढ़ाई पर ही था। आखिरकार तुम जाग ही गए। अब मैं चैन से रह सकता हूँ। किन फांग अपनी ही प्रतिक्रिया से चौंक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं, फिर चारों ओर देखा। वह अस्पताल में नहीं, बल्कि अपने घर में था, जिससे उसे कुछ राहत मिली। मारपीट होना एक बात थी, लेकिन अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता तो उसकी 1 महीने से अधिक की तनख्वाह शायद जमा राशि के लिए पर्याप्त नहीं होती, और निश्चित रूप से वह नहीं चाहता कि तांग फीफी उसके लिए पैसे दे। हालांकि इस समय किन फांग का ध्यान उस ओर नहीं था। उसने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालकर देखा, लिफाफा अभी भी वहीं था। उसने राहत की सांस ली और बिना ज्यादा सोचे समझे बिस्तर से उठ गया। आप अभी अभी बीमारी से ठीक हुए हैं, आपको और आराम करने की जरूरत है। तांग फीफी ने जैसे ही किन फांग को उठते देखा, उसने तुरंत उसे रोक दिया। मैं ठीक हूँ। किन फांग थोड़ी देर के लिए रुका। उसे याद आया कि उसे घायल होना चाहिए था, लेकिन उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। बिस्तर से कुछ कदम दूर चलना भी उसे सामान्य लगा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या तुमने ही मुझे बचाया था? नहीं, तांग फीफी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सिस्टर निंग थी। उन्होंने आपको गली में बेहोश होते देखा और आपको बचाया।
संयोग से उन्होंने मेरे घर पर आपकी तस्वीर देखी, आपको मेरी सहपाठी के रूप में पहचाना और फिर मुझे आपकी देखभाल करने के लिए बुलाया। धन्यवाद। किन फांग थोड़ा अचंभित था, लेकिन फिर भी उसने धन्यवाद कहा। उसी समय उसने अपने माथे को छुआ, कोई निशान नहीं था। बेहोशी की हालत में उसे हल्का सा एहसास हुआ था कि उसके माथे में बहुत दर्द हो रहा है, जिससे लग रहा था कि चोट लगी होगी। हालांकि उसे कोई घाव महसूस नहीं हुआ, उसका माथा पहले की तरह ही चिकना था। गलत याद किया, शायद। किन फांग को यकीन नहीं था, उस समय उसका दिमाग पहले से ही धुंधला था और उसमें चेतना की कमी थी, इसलिए उस चोट से मतिभ्रम होना कोई अजीब बात नहीं थी। उसने दोबारा अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ, कोई दर्द नहीं। इससे किन फांग और भी हैरान हो गया। हालांकि उसके माथे पर चोट न लगना समझ में आता था, लेकिन उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार चोट जरूर लगी थी, वरना वह बेहोश न होता। लेकिन अब उसके सिर के पिछले हिस्से में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। किन फांग आश्चर्यचकित था। तभी एक अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि तांग फीफी का चेहरा लाल हो गया है। उसका गोरा और चिकना चेहरा पके हुए सेब की तरह लग रहा था, मानो किसी को उसे चखने के लिए ललचा रहा हो। किन फांग, बहुत देर हो रही है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। तांग फीफी का चेहरा और भी लाल हो गया। वह सुबह से किन फांग की देखभाल कर रही थी और दोपहर का खाना भी नहीं खा पाई थी। अब शाम होते होते उसे दिन भर भूख लगती रही। पेट में गुड़गुड़ाहट होना स्वाभाविक था, लेकिन एक युवती के लिए किसी लड़के के सामने इस तरह आवाज करना वाकई शर्मनाक था। तांग फेफेई, तुमने पूरे दिन मेरा ख्याल रखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ। जाने से पहले यही खाना क्यों नहीं खा लेती? किन फांग शायद लड़कियों को मीठी मीठी बातें करके मनाने में माहिर लड़का नहीं था, लेकिन वह इतना भी नासमझ नहीं था कि उसे समझ न आए कि क्या हो रहा है। अब भावुक भाव से उसने उसे आमंत्रित किया। तुम्हारे घर पर? तांग फीफी उनके निमंत्रण से अचंभित रह गई। फिर उसने किन फांग के कमरे का जायजा लिया, जो साफ सुथरा तो था, लेकिन काफी साधारण था, जिसमें एक छोटे से बिस्तर और एक मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरा घर थोड़ा सा साधारण है, लेकिन रसोई साझा है। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ सब्जियां होनी चाहिए, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। किन फांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चूंकि वह इस तरह से रहने का आदी था, इसलिए उसने हीन भावना नहीं दिखाई और ईमानदारी से बात की। क्या आप खाना बना सकते हैं? तांग फीफी एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो मुझे खुद इसका स्वाद चखना होगा। आप मुझे निराश नहीं कर सकते। मेरी खाना पकाने की कला काफी अच्छी है। किन फांग ने सिर हिलाया और तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकलकर रसोई की ओर चल दी। तांग फीफी ने बस एक नजर इधर उधर डाली और फिर कमरे में ही रुककर इंतजार करने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से किन फांग ने जिस जगह को किराए पर लिया था, वह सबसे सस्ती झुग्गी बस्ती थी। इतने हलचल भरे महानगर में इसे गरीबी से ग्रस्त इलाका माना जाता था। या तो कम ऊंचाई वाले बंगले या फिर पुराने जमाने की ट्यूबनुमा इमारतें, और यहाँ तक कि रसोई भी साझा करनी पड़ती थी। जब किन फांग रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली बहन पैन खाना बना रही थी। किन फांग को देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया, मानो कोई चूहा बिल्ली को देख ले। उसका मोटा शरीर थोड़ा कांप उठा। जैसे ही उसने किन फांग को अलमारी की ओर जाते देखा, उसका चेहरा एकदम बिगड़ गया और दांत पीसते हुए बोली, श्याओ किन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हालचाल है सिस्टर पैन? किन फांग इस 30 वर्षीय महिला से ज्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन सिस्टर पैन अपनी अत्यधिक मेलजोल और दूसरों का फायदा उठाने की आदत के लिए मशहूर थी। यहाँ लगभग हर कोई उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था, इस डर से कि कहीं वह उन पर बुरी नजर न डाल ले। कहा जाता था कि उसके पति को उसका व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने उसे तलाक दे दिया था। हालांकि वह किन फांग के प्रति काफी अच्छी थी, हमेशा मुस्कुराती और उसका अभिवादन करती थी, जबकि दूसरों के प्रति वह ठंडा चेहरा दिखाती थी। मैं आज सुबह सब्जियां खरीदना भूल गया था और मैंने दोपहर में आपकी सब्जियां इस्तेमाल की। सिस्टर पैन ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। उनका गोलमटोल चेहरा अजीब लग रहा था और उनकी लगभग अदृश्य छोटी छोटी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ सिकुड़ गईं। किन फांग ने पहले तो उसकी बातों पर हैरानी से पलकें झपकाईं, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वह जानता था कि सिस्टर पैन को छोटे मोटे फायदे उठाना पसंद था, लेकिन उसने पहले कभी उसे निशाना नहीं बनाया था। सिर्फ आज संयोग से उसकी बारी थी। आपने इसका इस्तेमाल किया है, कोई समस्या नहीं, यह एक मामूली सी बात है। फिर भी किन फांग को वास्तव में पता नहीं था कि क्या कहना है और उसने वापस मुड़ने की तैयारी करने से पहले बस एक जबरदस्ती की मुस्कान बिखेरी। जो किन। लेकिन जैसे ही किन फांग मुड़ा, सिस्टर पैन ने झट से उसे पुकारा, सब्जियां तो बिल्कुल नहीं बची हैं, लेकिन मैं आज रात पकौड़ी बना रही हूँ। पहले का बचा हुआ आटा है और भरावन भी तैयार है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो इसे ले लीजिए और इस्तेमाल कीजिए।
शायद सचमुच शर्मिंदा महसूस करते हुए आमतौर पर कंजूस रहने वाली सिस्टर पैन इस बार असाधारण रूप से उदार थीं और उन्होंने आटे का बड़ा टुकड़ा किन फांग को सौंप दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन फांग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने इसे स्वीकार कर लिया। इस समय सब्जियां खरीदना अव्यावहारिक था और इस आटे और पकौड़ी की भराई के साथ पकौड़ी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बहन पैन शायद वास्तव में अपराध बोध से ग्रस्त होकर जल्दी से चली गई और किन फांग को रसोई में अकेला छोड़ दिया। पकौड़ी बनाने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से लोई बेलनी पड़ती थी। शहर के लोग तो बनी बनाई पकौड़ी ही खरीदते हैं, लेकिन किन फांग को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अपनी पकौड़ी खुद बेलना पसंद करता था। आटे को दोबारा गूंथने के बाद उसने उसे लंबी पट्टियों में काट लिया और झटपट काम निपटा लिया। किन फांग ने एक पट्टी उठाई, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार थी और लापरवाही से उसे पलट दिया। हासिल किया गया कौशल नूडल खींचना। कौशल स्तर शुरुआती, दक्षता 0.1%। और बस यूं ही हाथ के एक झटके से किन फांग के दिमाग में अचानक एक वाक्य प्रकट हो गया। हालांकि इसके साथ कोई आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उसके दिमाग में बोल दिया हो। अध्याय 4 से 3 दक्षता में प्रमुख सुधार। 1 नई किताब अपलोड की है, अनुशंसा और पसंदीदा वोट मांग रहे हैं। क्या चल रहा है? किन फांग ने खाली रसोई में चारों ओर देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसके सिवा कोई और नहीं था, जिससे उसकी उलझन और बढ़ गई। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। क्या मैंने कुछ गलत सुना? यही होना चाहिए। मेरे सिर पर चोट लगी थी और शायद अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। यह सोचकर किन फांग ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और पकौड़ी के रैपर बेलने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे जबरदस्त झटका लगा। उसके हाथ में जो आटा है, नहीं, इस समय तो उसे नूडल्स कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नूडल्स पर एक लेबल लगा हुआ था, मोटे तौर पर बनाया गया रामेन। गेम स्टूडियो से अभी अभी निकले किन फांग को गेम से जुड़ी ऐसी घटनाओं की अच्छी जानकारी थी। उनके हाथ में मौजूद नूडल्स पर लिखे हुए शब्द गेम में आइटम के नामों की तरह थे, यहाँ तक कि उनमें एक उपसर्ग भी लगा हुआ था। अगर इससे किन फांग की आंखें फटी रह गईं और वह लगभग अवाक रह गया, तो नूडल के नाम के नीचे उसने जो देखा, उसे देखकर वह बिना आंसू बहाए रोना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 3 लीटर खून उगल देगा। बेतरतीब ढंग से बनाया गया रामेन बनाने वाला बहुत आलसी था। ये नूडल्स तो मानो एक घातक हथियार हैं। सच कहूं तो किन फांग कसम खाकर कह सकता है कि उसका इरादा पकौड़ी के रैपर लपेटने का था, न कि रामेन बनाने का। फिर भी इस घटिया चीज ने उसके हाथ में मौजूद नूडल्स को मोटे तौर पर बना रामेन बताकर बेशर्मी दिखाई। इसे स्वीकार करने में अनिच्छा के बावजूद उसे मानना पड़ा कि यह टिप्पणी बिल्कुल सटीक थी। आटे का लोथ पकौड़ी के रैपर बेलने के लिए था और यद्यपि किन फांग ने इसे कई टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन अगर इसे रामेन की तरह खाया जाए तो यह वाकई बहुत ज्यादा होगा। इस बेतरतीब ढंग से बने रामेन को ठीक से पकाया जा सकता है या नहीं, इस पर तो चर्चा ही न करें। अगर यह पक भी गया तो जो भी इसे खाएगा उसका दम घुट जाएगा। यह इतना गाढ़ा है कि इसे निगला ही नहीं जा सकता। इसलिए इसे घातक हथियार बताने वाली टिप्पणी वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। इस समय किन फांग को सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह पूरी स्थिति से पूरी तरह से हैरान था। यह बहुत अजीब लग रहा था। क्या मेरी दुनिया एक खेल की दुनिया में बदल गई है? उसने कभी महाशक्तियों पर आधारित उपन्यास नहीं पढ़े थे, क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे पर्याप्त पैसे कमाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता था। हालांकि स्टूडियो में उसके सहकर्मी कभी कभी अपना खाली समय इंटरनेट ब्राउज करने और उपन्यास पढ़ने में बिताते थे, और वे कभी कभी उसे भी अपने पढ़े हुए उपन्यासों के बारे में बताते थे, जिससे उसे इस तरह की विधा के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन जब किन फांग ने अपने आसपास की चीजों को देखा तो वे अभी भी वैसी ही दिख रही थीं। यहाँ तक कि जब उसने पास पड़ा एक रसोई का चाकू उठाया तो उस पर कोई लेबल या टिप्पणी नहीं थी, और यही बात अन्य वस्तुओं पर भी लागू होती थी, सिवाय उसके हाथ में मौजूद मोटे तौर पर बनाया गया रामेन के। ठीक है, नूडल खींचने का कौशल। अचानक किन फांग को वह आवाज याद आई जिसमें नूडल खींचने की कला और दक्षता के बारे में कुछ कहा गया था। एक पूर्व गेम वर्कर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से इन शब्दों से परिचित था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, किन फांग को ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में एक पैनल उभर आया हो जो गेम के कैरेक्टर शीट जैसा था, या अधिक सटीक कहें तो एक स्किल पैनल जैसा। उस पर स्पष्ट रूप से एक स्किल अंकित थी, नूडल पुलिंग, शुरुआती स्तर, दक्षता 0.1%। क्या ऐसा हो सकता है कि खेलों की तरह अब जब मैंने यह कौशल सीख लिया है तो मैं वास्तव में इसका उपयोग कर सकूं? शायद उस दिन की विचित्र घटनाओं के कारण, शुरुआती सदमे और उसके बाद की बेचैनी के बाद किन फांग ने धीरे धीरे इस वास्तविकता को स्वीकार करना शुरू कर दिया, जो अविश्वसनीय लग रही थी, मानो किसी अरेबियन नाइट की कहानी हो। कुछ देर सोचने के बाद किन फांग ने अपने हाथ में पकड़े मोटे तौर पर बने रामेन को फिर से हिलाया।
दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था मानो नूडल्स ने अपना आकार ले लिया हो और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उनकी कुशलता में भी कोई सुधार नहीं हुआ था। किन फांग एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने आटे का एक और लंबा टुकड़ा लिया और उसे उछालना शुरू कर दिया। नूडल खींचने का प्रारंभिक स्तर का कौशल दक्षता +0.1%। जैसा कि उम्मीद थी, जब किन फांग ने आटे का दूसरा टुकड़ा लिया तो वाकई में यह कारगर साबित हुआ। नूडल पुलिंग कौशल सचमुच असरदार था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ अपने आप चल रहे हों, आटे को हवा में तेजी से घुमा रहे हों, ठीक वैसे ही जैसे उसने नूडल बनाने वाले उस्तादों को आटा घुमाते देखा था। लेकिन धड़ाम, नूडल्स टूट गए। बेतरतीब ढंग से बनाया गया रामेन बनाने वाला बहुत आलसी था। ये नूडल्स तो मानो एक घातक हथियार हैं। अपने हाथ में टूटे हुए 2 रेशों को देखकर, जिनमें काफी सुधार दिखाई दे रहा था, किन फांग को इस स्थिति में कुछ हास्य भी नजर आया। हालांकि वह इस आकलन को लेकर काफी असहाय महसूस कर रहा था। नूडल्स का टूटना तो आम बात है। किन फांग तो बस एक नौसिखिया था। अगर वह इतनी जल्दी उन उस्तादों की बराबरी कर सकता था जिन्होंने कई सालों का प्रशिक्षण लिया था, तो उन उस्तादों को अपना सिर दीवार पर पटकना ही बेहतर होता। मुझे यह मानने से इनकार है कि मैं आज नूडल्स का एक कटोरा नहीं बना सकती। किन फांग को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका यह दृढ़ निश्चय कितना बेतुका लग रहा था, और वह यह भी भूल गया था कि तांग फीफी उसके कमरे में उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह उसे खाना खिला सके। उसने अपना ध्यान मोटे तौर पर बने रामेन पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। नूडल खींचने का प्रारंभिक स्तर का कौशल दक्षता +0.1%। नूडल खींचने का प्रारंभिक स्तर का कौशल दक्षता +0.1%। नूडल खींचने का प्रारंभिक स्तर का कौशल दक्षता +0.1%। नूडल खींचने का प्रारंभिक स्तर का कौशल दक्षता +0.1%। किन फांग को याद नहीं था कि इस तरह के गेम सिस्टम जैसे नोटिफिकेशन कितनी बार दिखाई दिए, और न ही उसने इस बात का हिसाब रखा कि उसके हाथों में कितने रफली मेड रामेन बन चुके थे, क्योंकि आटे का हर टुकड़ा इन नूडल्स में बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहा था। जब सारा आटा खत्म हो गया तो किन फांग को अधूरे बने रामेन को फिर से आटे में मिलाकर दोबारा गूंथना पड़ा और फिर से बेलना शुरू करना पड़ा। असफलताएं जारी रहीं, लेकिन शुरुआती स्तर के नूडल खींचने के कौशल में दक्षता लगातार बढ़ती रही। हालांकि हर वृद्धि मामूली ही थी। किन फांग की लगन रंग ला रही थी। जैसे जैसे दक्षता बढ़ती गई, किन फांग के कौशल में भी सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नूडल्स के नाम में भी बदलाव आने लगा। यह मोटे तौर पर बने रामेन से लेकर ऐसे नूडल्स तक पहुंचा जो आपको मारेंगे नहीं, और फिर मुश्किल से खाने लायक रामेन तक। विकास स्पष्ट था। ये नूडल्स, जो मूल रूप से एक शिशु की बाह जितने मोटे थे, धीरे धीरे पतले होते गए, उंगलियों के आकार से शुरू होकर चॉपस्टिक के आकार तक पहुंचे और अंततः नूडल्स की मानक मोटाई तक पहुंच गए। धीरे धीरे किन फांग द्वारा खींचे गए नूडल्स दिखने में असली रामेन की तरह लगने लगे, न कि उस घातक हथियार की तरह जिससे वे पहले मिलते जुलते थे। अध्याय 5 से 4 स्वादिष्ट रामेन। एक नई किताब अपलोड की है। सुझाव और पसंदीदा किताबों के लिए अनुरोध है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और किन फांग अभी भी अपने कौशल को निखारने में मग्न था। किन फांग के कमरे के अंदर, मुझे इतनी भूख लगी है, पता नहीं किन फांग ने खाना बनाना खत्म कर दिया है या नहीं। तांग फीफी ने अपने छोटे से पेट को पकड़ रखा था, जो काफी समय से खाली था, और वह भूख से इतनी कमजोर हो गई थी कि वह बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि किन फांग अभी तक पका हुआ खाना लेकर नहीं आई थी। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा, पहले थोड़ा खा लेना होगा, मैं सच में और इंतजार नहीं कर सकती। उसके पेट से लगातार गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि तांग फीफी, जो आमतौर पर उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देती थी, अब इस पर गौर नहीं कर पा रही थी और लड़खड़ाते हुए रसोई की ओर चल पड़ी। किन जैसे ही तांग फीफी रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उसने किन फांग की पीठ देखी। जैसे ही वह उसे पुकारने वाली थी, उसके हाव भाव देखकर वह इतनी स्तब्ध हो गई कि उसका नाम पुकारना भी भूल गई। उस समय किन फांग रामेन बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में पूरी तरह से लीन था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, उसके नियंत्रण में आटा मोटे से पतले नूडल्स के रेशों में बदल रहा था। बस हल्के से झटका देने पर उसने जिन नूडल्स को खींचा, वे एक जोरदार आवाज के साथ वापस उछल आए। स्नैप स्नैप स्नैप। हालांकि तांग फैफई ने नूडल्स बनाने वाले कारीगरों को काम करते देखा था, लेकिन उनके कौशल को निखारने में कई साल लगे थे, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। फिर भी उसने किन फांग को नूडल्स बनाना आता होगा, इसकी उम्मीद नहीं की थी। भले ही नूडल्स किसी पेशेवर द्वारा बनाए गए नूडल्स जितने स्वादिष्ट न हो, लेकिन उनकी सहजता और नजाकत देखने लायक थी, जिससे नूडल्स बनाने की यह प्रक्रिया किसी कलात्मक प्रस्तुति जैसी लग रही थी। तांग फीफी ने नजारे का आनंद लिया। उसका मूड काफी अच्छा हो गया, यहाँ तक कि उसने अपनी तीव्र भूख को भी कुछ समय के लिए दरकिनार कर खुशी से ताली बजाई। तांग फीफी, आप यहाँ क्यों आई हैं? उसकी ताली बजाने की आवाज से स्वाभाविक रूप से किन फांग चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो तांग फीफी रसोई के दरवाजे पर झुकी हुई थी और वह पूछे बिना नहीं रह सका। और तुम पूछते हो?
तुमने कहा था कि तुम मुझे खाना खिलाओगे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और मुझे खाने का नामो निशान भी नहीं दिखा। क्या तुम मुझे भूखा मारकर मारना चाहते हो? किन फांग द्वारा पूछे जाने पर तांग फीफी अचानक वास्तविकता में लौट आई। उसने अपनी नाक सिकोड़ी और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर उग्र दिखने का प्रयास किया। हालांकि वह महज 17 या 18 साल की लड़की थी, सुंदर और आकर्षक, और उसकी आंखों में खिलखिलाहट भरी हंसी उसे और भी मनमोहक बना रही थी। यहाँ तक कि किन फांग, जो आमतौर पर महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था, भी क्षण भर के लिए विचलित हो गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। क्या 1 घंटे से ज्यादा हो गया है? हालांकि तान फीफी के शब्दों ने जल्द ही किन फांग को वास्तविकता में वापस ला दिया और उसने आश्चर्य से कहा, बाहर के आकाश की ओर देखते हुए, जो वास्तव में अंधेरा होने लगा था। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत बहुत अफसोस। मैं आज किराने का सामान खरीदना भूल गई। पड़ोस वाली बहन पैन ने मुझे थोड़ा आटा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए नूडल्स बना लूं। लेकिन यह मेरा पहला अनुभव था और मैं थोड़ी अभ्यासहीन थी। इसे ठीक से बनाने में मुझे बहुत समय लग गया। हालांकि यह किन फांग की गलती नहीं थी, लेकिन वह पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ी। बात करते करते ही उसने बर्तन चूल्हे पर रख दिया, आग जला दी और नूडल्स बनाने के लिए पानी उबालना शुरू कर दिया। उसने आटे का एक बड़ा टुकड़ा लिया और दोनों हाथों से तेजी से खींचने लगा। देखते ही देखते गर्मागर्म रामेन से भरा एक कटोरा तैयार हो गया। वाह, आप तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। नूडल्स इतने पतले और कुरकुरे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट होंगे। इस बार तांग फीफी दरवाजे के सहारे नहीं खड़ी थी, बल्कि किन फांग के बगल में खड़ी होकर नूडल्स बनाने की पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देख रही थी और बर्तन से ताजा, पतले और कुरकुरे रामेन को निकलते हुए देख रही थी। किन फांग बस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका ध्यान अभी भी नूडल्स बनाने की कला को सुधारने पर था। हैरानी की बात यह थी कि महज 1 घंटे में उसकी दक्षता 0 से बढ़कर 8% हो गई थी। अगर हिसाब लगाया जाए कि हर बार नूडल्स बनाने से दक्षता 0.1% बढ़ती है, तो किन फांग ने कम से कम 80 बार नूडल्स बनाए होंगे। आटा गूंथने में लगने वाले समय को भी ध्यान में रखें तो हर बार नूडल्स बनाने में 1 मिनट से भी कम समय लगता होगा। वास्तव में यह समय और भी कम था, शायद एक बार खींचने में आधा मिनट लगता था। यह गति पेशेवर रामेन शेफ की गति के बराबर थी। जैसे जैसे किन फांग का कौशल बढ़ता गया, उसने शुरू में कम समय बर्बाद किया और बाद में प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। नूडल्स का एक कटोरा तैयार करने में उसे केवल 20 सेकंड लगते थे। यह गति वाकई अद्भुत थी। एक बार रामेन तैयार हो जाने के बाद बाकी की प्रक्रिया बहुत सरल थी। यह रसोई घर था और सभी प्रकार के मसाले आसानी से उपलब्ध थे। देखते ही देखते गर्मागर्म रामेन का कटोरा परोसा गया। वनस्पति तेल में बना एक साधारण सा रामेन बनाना, जो बहुत ही सरल और आसान है, ऐसा कुछ है जिसे कोई भी बना सकता है। किन फांग धीरे धीरे उन स्थितियों का आदी हो गया था जहां वस्तुओं पर नाम लिखे होते थे, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जब रामेन का कटोरा तैयार हुआ तो नाम का पहला अक्षर बहुत साधारण था, लेकिन टिप्पणी हमेशा की तरह चुभने वाली थी। वाह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। हालांकि जब किन फांग तांग फीफी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया रामेन का कटोरा लेकर आई तो उसने धीरे से पूछा और तुरंत सुगंध का अनुभव किया और प्रशंसा में वाहवाही करने से खुद को रोक नहीं पाई। उस क्षण किन फांग को अचानक लगा कि उसकी सारी मेहनत के बाद ऐसी प्रशंसा मिलना ही काफी है। अफसोस की बात है, उस उद्गार के बाद तांग फीफी ने तुरंत किन फांग के हाथों से रामेन का कटोरा छीन लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि नूडल्स अभी अभी बर्तन से निकले थे और अभी भी बहुत गर्म थे, और उसने तेजी से खाना शुरू कर दिया। तांग फीफी दिखने में दुबली तली होने के बावजूद उसकी भूख कम नहीं थी। किन फांग का रामेन का कटोरा काफी भरा हुआ था और उसे खत्म करने के बाद भी उसका पेट भर जाता, लेकिन तांग फीफी ने उसे कुछ ही पलों में पूरा खा लिया, यहाँ तक कि सूप को भी पूरा साफ कर दिया। हालांकि रामेन का कटोरा खत्म करने के बाद तांग फीफी ने खाली कटोरे को दयनीय नजरों से देखते हुए पकड़ा और फिर अपने चमकदार कोमल लाल होठों से कहा, किन फांग, क्या मुझे एक और कटोरा मिल सकता है? यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। क्या यह वाकई स्वादिष्ट है? तांग फीफी की यह बात सुनकर किन फांग को लगा कि उसने गलत सुना है और वह स्पष्ट रूप से हैरान होकर सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। सच कहें तो किन फांग को खुद उस रामेन के कटोरे से कोई खास उम्मीद नहीं थी। यह उसका बनाया हुआ पहला कटोरा था और उसे यह भी ठीक से नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा होगा। सिस्टम के निराशाजनक मूल्यांकन से निपटना तो दूर की बात थी। हमत, यह तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैंने आज तक जितने भी रामेन खाए हैं उनमें यह सबसे अच्छा है। किन फांग की तीव्र निगाहों को देखकर अभी बच्ची ही थी तांग फीफी अपनी सहन शक्ति खो बैठी और शर्म से सिर झुका लिया। फिर भी उसने माना कि किन फांग का रामेन का कटोरा वाकई बहुत स्वादिष्ट था। उसने तो सारा सूप पी लिया था। अध्याय 6 से 5 पैसे कमाने की योजना 1।
नई किताब अपलोड की है, अनुशंसा और संग्रह के लिए वोट मांग रहे हैं। स्नैक स्नैक स्नैक। किन फांग ने तान फीफी के मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह रामेन का उनका पहला कटोरा था और शायद तान फीफी बहुत लंबे समय से भूखी थी, इसलिए जो भी चीज बहुत खराब नहीं होती वह स्वाभाविक रूप से बहुत स्वादिष्ट लगती है। हालांकि किन फांग अभी भी बहुत विनम्र था और अपने हाथों से काम कर रहा था। उसकी कला से आटे का एक मोटा लोथा झटपट पतले पतले रामेन के धागों में बदल गया, जिन्हें उसने उबलते शोरबे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद रामेन का एक और कटोरा तैयार हो गया। किन फांग, तुम्हारा रामेन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। यह तो बाहर की कई रामेन दुकानों से भी बेहतर है। अगर तुम अपना रामेन खुद बेचो तो तुम्हारा कारोबार यकीनन बहुत अच्छा चलेगा। रामेन के कटोरे से जूझते हुए तान फीफी प्रशंसा से विस्मय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। किन फांग ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गंभीर हो गई और उसके दिल में थोड़ी हलचल मच गई। फिर उसने आटे का एक और लोथा उठाया और उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में एक और कटोरा ताजा रामेन तैयार हो गया। यह कटोरा तो जाहिर तौर पर तान फैफी के लिए नहीं था। उसकी भूख को देखते हुए, चाहे उसे कितनी भी भूख लगी हो, 2 बड़े कटोरे रामेन भी उसके लिए काफी थे। यह कटोरा किन फांग का खुद का बनाया हुआ था। उसने अभी तक अपने हाथ का बना खाना चखा ही नहीं था कि उसका असली स्वाद कैसा होता है। स्लर्प। धीरे से एक घूंट भरते ही अल डेंटे रामेन उनके मुंह में घुल गया। उन्होंने इसे कुछ बार हल्के से चबाया। यह मुलायम और कोमल था, फिर भी थोड़ा चबाने लायक था। सूप के साथ मिलकर इसका स्वाद वाकई लाजवाब था। अगर इसमें कोई अच्छी चटनी मिला दी जाए तो इसका स्वाद निश्चित रूप से बेमिसाल होगा। राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर लिंझो रामेन से कहीं बेहतर। कैसा है? अब तो यकीन हो ही गया होगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुमने अपने बनाए हुए रामेन का स्वाद भी नहीं चखा। किन फांग रामेन के इतने स्वादिष्ट होने पर हैरान था। वहीं तान फीफी ने अपना दूसरा कटोरा भी खत्म कर लिया था और किन फांग का चेहरा देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सकी। हे, शायद मुझे बहुत भूख लगी है। किन फांग ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया। हालांकि वह और तान फीफी अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन इतने करीबी नहीं थे। एक पल हिचकिचाने के बाद किन फांग ने फिर पूछा, तान फीफी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं रामेन बेचने के लिए एक स्टॉल लगाऊं तो क्या मुझे सच में अच्छा कारोबार मिलेगा? अरे, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? तान फीफी पहले तो चौंक गई। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसने किन फांग की आंखों में देखते हुए अनिश्चितता से कहा। उसने यह टिप्पणी केवल किन फांग के स्वादिष्ट रामेन की प्रशंसा करने के लिए की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन किन फांग ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। जब वह खाना बनाने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि कंप्यूटर मानो बिजली गिरने से जलकर राख हो गया था, लगभग बेकार हो चुका था। उसके पास जो थोड़े पैसे थे और कंप्यूटर, उनसे काम तो चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह था कि भले ही वह अपना काम पूरा कर ले, वह अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। दूसरी ओर रामेन बेचना काफी कम जोखिम भरा लग रहा था। तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका जैसी चीजें ज्यादा महंगी नहीं थीं, आटा भी ठीक ठाक था और एक कटोरी रामेन बेचकर अच्छी कमाई हो सकती थी। किन फांग को पूरा विश्वास था कि अगर वह मेहनत करेगा तो अपना मिशन जरूर पूरा कर लेगा। मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट है और मुझे यकीन है कि व्यवसाय अच्छा चलेगा। किन फांग के गंभीर चेहरे को देखकर और फांग परिवार की स्थिति को जानते हुए तान फीफी को एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा था। गंभीरता से विचार करने के बाद उसने इस व्यवसाय में अपार संभावनाएं देखी। हालांकि अगर आप कोई स्टॉल लगा रहे हैं तो अच्छी जगह चुनना बेहद जरूरी है। अगर वहां पर्याप्त ग्राहक नहीं आते तो भले ही आपका रामेन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, आपका कारोबार अच्छा नहीं चलेगा। चूंकि तान फीफी किन फांग की दुविधा को समझती थी, क्योंकि वह उसकी सहपाठी और दोस्त दोनों थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से विचारों पर मंथन करने में मदद करने की आवश्यकता महसूस की। बेशक, बस अफसोस की बात है कि अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। स्कूल बंद हो गए हैं, वरना हम कुछ कारोबार की उम्मीद कर सकते थे। किन फांग ने सिर हिलाया। उसका पहला ख्याल स्वाभाविक रूप से उनके पुराने स्कूल सिटी नंबर 3 मिडिल स्कूल की ओर गया, जो विभिन्न स्तरों के कई स्कूलों से घिरा हुआ था। आसपास कई दुकानें थीं, सभी का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियां थीं, व्यस्त मौसम। कारोबार बढ़ने के लिए उसे स्कूल दोबारा शुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर है वह इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। गर्मी की छुट्टियों के दौरान कारोबार निश्चित रूप से धीमा रहेगा। शायद विश्वविद्यालय क्षेत्र में थोड़ी बेहतर स्थिति हो। अरे हाँ, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ कारोबार निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। तांग फीफी ने सिर हिलाकर अपनी बात रखी, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत बोल पड़ी। कहाँ? किन फांग भी अचंभित रह गया और तुरंत उत्सुकता से पूछने लगा, यहाँ तक कि उसने अनायास ही तांग फीफी के कोमल छोटे हाथों को पकड़ लिया। आगे नानमेन स्ट्रीट है।
यह नानमेन मार्केट के पास और यूनिवर्सिटी टाउन के ठीक बगल में है। वहाँ काफी चहल पहल रहती है, लेकिन खाने पीने की जगहें बहुत कम हैं। अगर हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए तो हमारा कारोबार जरूर फलेगा फूलेगा। तांग फीफी को पता ही नहीं चला कि किन फांग ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वह उत्साह से बोलती रही। आखिर वे सिर्फ छात्राएं थीं और व्यापार चलाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थीं। अचानक मिली इस जानकारी ने स्वाभाविक रूप से उसे रोमांचित कर दिया और वह सब कुछ भूल गई। अरे वाह, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? यह सुनकर किन फांग की आंखें भी चमक उठीं। उसे याद आया कि पास में ही रहने वाली सिस्टर पैन ने एक बार इस स्थिति के बारे में शिकायत की थी। सिस्टर पैन की नानमेन बाजार में थोक का स्टॉल था, लेकिन दोपहर के खाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। उन्हें या तो तैयार खाना लाना पड़ता था या घर जाकर खुद खाना बनाना पड़ता था, जो काफी परेशानी भरा था। इसलिए वह अक्सर फांग परिवार के हाथ का बना खाना खाने आती थीं और हर बार शिकायत करती थीं। अगर हम वहां स्टॉल लगाना शुरू कर दें तो सामग्री जुटाना तो आसान है, लेकिन हमें मेज और कुर्सियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। शायद तांग फीफी में वाकई व्यापार की अच्छी समझ थी। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने एक नई चुनौती की ओर इशारा किया और साथ ही यह भी महसूस किया कि किन फांग ने उसका हाथ पकड़ रखा है। उसका गोरा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने हल्के से संघर्ष करते हुए अपना हाथ किन फांग की पकड़ से छुड़ा लिया। ओह, माफ कीजिए। किन फांग पहले तो चौंक गई, फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अजीब तरह से माफी मांगी। कोई बात नहीं, चलिए मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। अगर हम मेज और कुर्सी की समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं तो यह अभी भी एक समस्या बनी रह सकती है। किन फांग के शर्मीले और कुछ हद तक अटपटे व्यवहार को देखकर तांग फीफी का दिल खुश हो गया और वह अधिक सहज हो गई और बातचीत को ऐसे जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह तो आसान है, मैं खुद ही इसका ख्याल रख लूंगा। किन फांग ने कुछ पल सोच विचार करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर झट से एक योजना बना ली। जहां वह रहता था वहां की आबादी विविध थी, जिसमें हर तरह के लोग रहते थे। उसे याद आया कि कोई पास में ही नाश्ते की दुकान लगाता था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपने गृहनगर वापस जाना पड़ा और वे मकान मालिक के घर पर एक छोटी सी ठेला गाड़ी और कुछ मेज कुर्सियां छोड़कर चले गए। मकान मालिक किन का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए उन्हें ये चीजें उधार लेना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही समस्या लगभग पूरी तरह हल हो गई। किन को बस कुछ पैसे खर्च करके कटोरे, कड़ाही, गैस कुकर आदि खरीदने थे। जब तक कारोबार बहुत खराब नहीं चल रहा था, पैसा कमाना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। अध्याय 7 से 6 फलते फूलते व्यवसाय। एक नई किताब अपलोड की है। सुझाव और पसंदीदा किताबों के लिए अनुरोध है। नानमेन बाजार निंगहाई शहर के दक्षिणी जिले में स्थित एक थोक बाजार है जो मुख्य रूप से कपड़ों और निर्माण सामग्री का है और शहर के केंद्र से थोड़ी दूरी पर है। हालांकि यहाँ परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी है, फिर भी यह शहर के केंद्र में स्थित कई बड़े थोक बाजारों से मुकाबला नहीं कर सकता। पास ही में निंगहाई यूनिवर्सिटी टाउन है, जहाँ 1 दर्जन से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थित हैं। समय समय पर छात्र सस्ते या स्टाइलिश कपड़े, जूते और मोजे खरीदने आते रहते हैं, इसलिए यहाँ लोगों की अच्छी खासी आवाजाही रहती है। तांग फीफी, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। बहुत गर्मी है, मैं अकेले संभाल लूंगी। किन फांग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। कल रात चर्चा के बाद बहुत देर हो गई थी, इसलिए किन फांग ने तांग फीफी को घर छोड़ने के लिए टैक्सी बुलाई, जबकि उसने खुद सारी तैयारी कर ली। मकान मालिक और बहन पैन ने किन फांग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। जब उन्हें उसकी योजना के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि उसकी मदद की। मकान मालिक की पत्नी ने तो किन फांग को अपने घर का खाली पड़ा गैस स्टोव भी दे दिया। मेज, कुर्सियां और ठेले सब तैयार थे, यहाँ तक कि उन्होंने किन फांग को एक बड़ी छतरी भी दे दी। सुबह सुबह किन फांग नानमेन बाजार में इलाका देखने गया। उसने अपनी दुकान के लिए जगह तय करने से पहले पूरी सुबह बैठकर विचार किया। सोया सॉस, सिरका, आटा और अन्य सामग्री खरीदने के बाद उसने अपनी ठेली को नानमेन बाजार में पहले से तय जगह पर ले गया। उसने अभी अभी मेज कुर्सियां लगाई ही थीं और छाता खोला ही था कि तांग फीफी वहां पहुंच गई। आज तांग फीफी ने एक प्यारी और सुंदर टी शर्ट और कैपरी पैंट पहनी हुई थी। उनके कोमल चेहरे पर उनकी युवा ऊर्जा साफ झलक रही थी। लेकिन जुलाई और अगस्त में मौसम वाकई बहुत खराब होता है। सूरज की गर्मी असहनीय होती है। छाते के नीचे भी गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती है। कोई बात नहीं, मैं कोई नखरे वाली युवती नहीं हूँ, मुझे थोड़ी धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह बिजनेस आइडिया मेरा था, मुझे खुद देखना चाहिए कि यह मेरी कल्पना के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अब क्या तुम बिना किसी के ही शादी करना चाहते हो? हालांकि तांग फीफी एक सौम्य और मिलनसार लड़की लगती थी, लेकिन वह काफी उग्र भी हो सकती थी, खासकर किन फांग के बेहद निर्दयी व्यवहार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था।
किन फांग हकलाते हुए जल्दी से हाथ हिलाकर समझाने लगा। उसका कुछ पीला सा चेहरा एकदम लाल हो गया और वह काफी प्यारा लग रहा था। बॉस, मुझे एक कटोरी नूडल्स चाहिए। उसी क्षण उन्होंने एक मोटे आदमी को ब्रीफ केस पकड़े हुए, पसीना बहाते हुए और फोन पर बात करते हुए चलते देखा, मानो वह बहुत व्यस्त हो। किन फांग के छोटे से नूडल स्टॉल को देखकर उसने तुरंत किन फांग को आवाज दी, चलो काम में लग जाओ, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। किन फांग को अभी भी वहीं खड़ा देखकर मानो ग्राहक की बातों से बेखबर तांग फीफी ने तुरंत किन फांग को धक्का दिया और कहा, अभी तुरंत, अभी तुरंत। किन फांग को आखिरकार होश आया और उसने मन ही मन सोचा, औरतें वाकई चंचल होती हैं। हालांकि किन फांग के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि ग्राहक अपने नूडल्स का इंतजार कर रहा था। वह झटपट वापस भागा और तेजी से नूडल्स बनाने लगा। उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि जो काम दूसरों को आधा मिनट लगता था, किन फांग अपनी बढ़ी हुई कुशलता के कारण उसे 20 सेकंड से भी कम समय में कर लेता था। कुछ ही देर में गर्मागर्म रामेन का कटोरा तैयार हो गया। किन फांग ग्राहक को परोसने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सफेद आकृति आगे बढ़ी और नूडल्स का कटोरा ग्राहक के पास ले गई। सर, आपके नूडल्स, तांग फीफी ने मोटे आदमी से बहुत ही विनम्रता से कहा। अच्छा ठीक है, इसे नीचे रख दो। फैटी स्पष्ट रूप से बहुत व्यस्त था, लगातार फोन पर बात कर रहा था और उसने तांग फीफी द्वारा लाए गए रामेन की ओर देखा तक नहीं। उसने बस सिर हिलाया, चॉपस्टिक पकड़ी और फोन कान पर लगे होने के बावजूद तेजी से अपना खाना खाने लगा। भावना, ये नूडल्स बुरे नहीं हैं। फैटी ने नूडल्स को बड़े बड़े निवालों में भर लिया। पहले निवाले के बाद तो वह कुछ खास नहीं लगा, लेकिन दूसरा निवाला लेते ही वह एकदम शांत हो गया। उसकी भौहें तन गईं और उसका गोलमटोल चेहरा दर्द से भर उठा। यह पल किन फांग और तांग फीफी दोनों के लिए दिल दहला देने वाला था। उन्हें डर था कि कहीं फैटी को नूडल्स पसंद न आए। सौभाग्य से फैटी की इस हरकत से उन्हें राहत मिली, लेकिन फैटी सचमुच बहुत व्यस्त था। उसने फोन पर बात करते करते ही नूडल्स खाना शुरू कर दिया और कुछ ही बड़े घूंटों में पूरा कटोरा चटकर गया। बिल चुकाते और जाने से पहले उसने किन फांग को पुकारते हुए कहा, युवक, तुम्हारे नूडल्स बहुत अच्छे हैं, हमने इसे बनाया। पहला लेनदेन पूरा होते ही तांग फेफेई उत्साह से उछल पड़ी। अगर उसे पिछली रात किन फांग द्वारा हाथ पकड़े जाने पर हुई शर्मिंदगी याद न होती तो शायद वह उत्साह में आकर उसे गले लगा लेती। अरे, यहाँ एक नूडल की दुकान है, नई लग रही है, चलो इसे आजमाते हैं, अगर अच्छा लगा तो अब से यहीं खाएंगे। उसी समय नानमेन बाजार से कुछ और लोग निकले जो शायद खाने की जगह ढूंढ रहे थे। किन फांग की दुकान देखकर वे सब पास आए और सबने एक एक कटोरी रामेन मंगवाई। हम नूडल्स अच्छे से खींचे गए हैं, उनमें एक अच्छी चबाने वाली बनावट है, इसका स्वाद भी अच्छा है, शोरबा का स्वाद काफी अच्छा है। बॉस, आपके नूडल्स बहुत अच्छे हैं, हम जरूर वापस आएंगे। और इस तरह सब कुछ तय हो गया। किन फांग और तांग फीफी ने नानमेन बाजार के बाहर अपनी जगह पक्की कर ली थी। किन फांग नूडल्स बनाने का काम संभालती थीं, जबकि तांग फीफी परोसने, कटोरियां समेटने और बर्तन धोने का काम करती थीं। कारोबार पहले धीरे धीरे बढ़ता गया, जिससे दोनों लगातार काम में व्यस्त रहीं और दोपहर के खाने की भीड़ खत्म होने के काफी देर बाद तक भी काम करती रहीं। यह तो बस पहला दिन था। उनके छोटे से नूडल स्टॉल को अभी अपनी पहचान बनानी बाकी थी और वे राहगीरों पर निर्भर थे जो संयोगवश रुककर उनका नूडल चख लेते थे। अधिकतर लोगों को स्वाद अच्छा लगा, हालांकि कुछ ने कहा कि मसाले थोड़े कम थे, लेकिन फिलहाल किन फांग इसके बारे में कुछ खास नहीं कर सकता था। इसके अलावा किन फांग की नूडल बनाने की कुशलता में तेजी से वृद्धि हुई और शुरुआती स्तर पर यह 20% से अधिक हो गई। कारोबार जिस तरह से चल रहा था, उसे देखते हुए अगले स्तर पर जाना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होगा। काम बहुत अच्छा चल रहा है। इस रफ्तार से तो आप जल्दी ही अपनी ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त पैसे कमा लेंगे। अपने विश्राम के दौरान किन फांग, जो पूरी तरह से भावहीन नहीं थी, ने तांग फीफी के लिए एक ठंडा पेय खरीदा। वे आराम करने के लिए नूडल स्टॉल के पास बैठ गए और फीफी ने खुशी से टिप्पणी की। तांग फीफी को किन फांग की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसमें गोल्ड फार्मिंग स्टूडियो में ट्यूशन फीस कमाने के लिए बिताया गया उसका थका देने वाला महीना, उसकी कड़ी मेहनत और नौकरी से निकाले जाने के बाद सड़क पर गिर जाना शामिल था। अगर संयोगवश उसे बचाया न जाता तो शायद उसकी मौत किसी का ध्यान खींचे बिना ही हो जाती। सुबह का कारोबार वाकई बहुत अच्छा रहा। कम से कम 100 कटोरी रामेन बिकी। अगर एक कटोरी पर सिर्फ 2 युआन भी मिले तो भी कम से कम 200 युआन की कमाई हुई, और यह तो सिर्फ एक सुबह की बात है। शाम की कमाई भी जोड़ दें तो एक दिन में 400 युआन से भी ज्यादा हो सकती है। विश्वविद्यालय शुरू होने में 1 महीने से अधिक का समय बचा है। इस रफ्तार से तो किन फांग की ट्यूशन फीस निश्चित रूप से कवर हो जानी चाहिए। हाँ, खर्चों में कटौती के बाद हमने आज सुबह कम से कम 200 युआन कमाए हैं। किन फांग ने जमा किए गए पैसे निकाले और गिने, फिर उन्हें 2 भागों में बांटा और एक भाग तांग फीफी की ओर बढ़ा दिया।
उसके पास जमा हुए पैसों की राशि लगभग 100 युआन थी। अध्याय 8 से 7 धन उगा ही एक नई किताब अपलोड की है। सुझाव और पसंदीदा किताबों की तलाश है। किनफांग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जैसे ही टांग फीफी किनफांग के लिए खुश हो रही थी, उसने देखा कि वह क्या कर रहा है और उसका सुंदर चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसने एक अमित्रतापूर्ण स्वर में पूछा, टांग फीफी, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह नूडल स्टैंड नहीं लगा पाता और तुमने पूरी दोपहर मेरी मदद की है, इसलिए तुम इसकी हकदार हो। किनफांग का चेहरा एकदम शांत था। हालांकि वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह दूसरों का फायदा उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। नूडल्स का ठेला वह और टांग फीफी दोनों मिलकर चलाते थे, इसलिए आय का बराबर बंटवारा होना स्वाभाविक ही था। किनफांग की बातें सुनकर टांग फीफी के चेहरे पर कभी खुशी तो कभी दुख के भाव उभर आए, मानो वह कभी भी क्रोधित हो सकती थी। लेकिन किनफांग की आंखों में स्पष्टता और उसके सच्चे भाव देखकर उसने अंततः अपने क्रोध को दबा लिया। मैं ये पैसे ले सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। दुकान अभी शुरू ही हुई है और बहुत सारे खर्चे होंगे। अभी के लिए पैसे अपने पास रखिए, इसे मेरी तरफ से निवेश समझिए। मुनाफा बांटने की बात करने से पहले हमें कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कारोबार ठीक से चलने न लगे। ठीक है फिर। टांग फीफी की बातों ने किनफांग के लिए मना करने का कारण ढूंढना वाकई मुश्किल कर दिया था। फिलहाल दुकान का सारा सामान उधार लिया हुआ था और 1-2 दिन या 3-5 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर उधार लेने वालों को अपना सामान वापस चाहिए होता तो किनफांग के पास उसे लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं होता और इससे उसकी दुकान बंद हो सकती थी, जो जाहिर तौर पर किनफांग नहीं चाहता था। पहले दिन के हालात के हिसाब से कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो स्कूल शुरू होने तक किनफांग के पास विश्वविद्यालय जाने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे और शायद वह अपनी माँ के लिए भी कुछ बचा पाएगा। इसलिए इस स्टॉल को चलाना किनफांग और टांग फीफी के लिए गर्मियों की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई। किनफांग पैसे कमाने के लिए यह कर रही थी, जबकि टांग फीफी अपने परिवार को यह दिखाना चाहती थी कि वह काम करके पैसे कमा सकती है और साथ ही कुछ अनुभव भी हासिल कर सकती है, क्योंकि वह जल्द ही निंघाई विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग में दाखिला लेने वाली थी और इसके लिए पहले से तैयारी करना समझदारी भरा कदम था। इस जगह पर बसने के बाद किनफांग का कारोबार दिन ब दिन बेहतर होता चला गया। वह और टांग फीफी इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता था। जाहिर है उनकी आमदनी भी दिन ब दिन बढ़ती गई। शुरुआत में प्रतिदिन 400 से बढ़कर धीरे धीरे 600 या उससे भी अधिक हो गई। उनके चेहरों पर मुस्कान और भी खिल उठती गई। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ किनफांग की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा, बल्कि टांग फीफी को भी अपने परिवार से आर्थिक मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज में अभी तक अपनी जगह न बना पाने वाले इन दोनों लोगों के लिए यह वाकई बहुत सौभाग्य की बात थी। दोनों के बीच सहयोग के कारण संबंध और भी घनिष्ठ हो गए और पास के नानमेन बाजार के नियमित ग्राहक अक्सर मजाक में कहते थे कि किनफांग के पास इतनी सुंदर और मेहनती प्रेमिका होना एक ऐसा भाग्य है जिसे उसने कई जन्मों में अर्जित किया होगा। शुरू में किनफांग और टांग फीफी दोनों शर्मा जाती और समझाने की कोशिश करती, लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा बार बार ऐसा कहे जाने के बाद वे धीरे धीरे बेपरवाह हो गईं। हर बार जब वे इसे दोबारा सुनती तो बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए बस हंस देती। इस प्रकार लोगों के बीच फैली अफवाहों के चलते किनफांग और टांग फीफी रामेन कपल के नाम से मशहूर हो गए। व्यापार में तेजी आने के साथ ही स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो गई। किनफांग के नूडल स्टॉल के खुलने के 1 सप्ताह के भीतर ही कई स्नैक स्टॉल इस छोटे से कोने में आ गए, जिससे एक तरह से एक छोटा सा स्नैक बाजार बन गया। हालांकि इसका किनफांग के स्टॉल पर कोई खास असर नहीं पड़ा, शायद इसलिए कि उसका रामेन दिन ब दिन और भी स्वादिष्ट होता जा रहा था। उसका कारोबार हमेशा सबसे अच्छा रहता था। हालांकि दूसरे स्टॉल भी अच्छा चल रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे किनफांग के स्टॉल जितने अच्छे नहीं थे। वाह बॉस, इस नूडल में कीड़े कैसे हो गए? हाँ, यह काफी बड़ा था। मैं इस रामेन को अभी भी कैसे खा सकता हूँ? उस रात किनफांग और टांग फीफी काम में व्यस्त थीं, शायद इसलिए कि कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। सिस्टर पैन, जो आमतौर पर वहां मुफ्त में खाना खाती थीं, आज असामान्य रूप से मदद कर रही थीं। जब वे काम में व्यस्त थीं, तभी खाने के क्षेत्र से एक ग्राहक चिल्लाने लगा, क्या यहाँ कोई कीड़ा है? कितनी अस्वच्छ बात है। दरअसल छोटे खाद्य स्टॉलों पर स्वच्छता आमतौर पर अच्छी नहीं होती और हालांकि किनफांग का स्टॉल बहुत सावधानी से साफ किया गया था, फिर भी कुछ चूक होना लाजमी था। शोर सुनकर किनफांग ने तुरंत अपना काम छोड़कर जांच करने के लिए वहां गया। कीड़े की शिकायत करने वाले ग्राहक 3 युवक थे, जिन्होंने भड़कीले और अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे। उनके बाल पीले या हरे रंग से रंगे हुए थे, जो उन्हें काफी अलग दिखा रहे थे। उनमें से एक दुबला पतला था, लेकिन उसने बिना आस्तीन की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी पतली भुजाएं दिख रही थीं, जिन पर नीले रंग के ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। किनफांग को इन तीनों आदमियों की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
जब तक वे उसके स्टॉल पर रामेन खाने आते थे वे ग्राहक थे और उन्हें भगाना सही नहीं था। उसने रामेन के कटोरे को देखा जिसके ऊपर एक कीड़ा तैर रहा था, एक काला कीड़ा, आकार में छोटा नहीं, चुपचाप सतह पर तैर रहा था। अगर यह कोई छोटा सा सफेद कीड़ा होता तो किन फांग शायद इसे देख भी नहीं पाता, लेकिन इतना बड़ा काला कीड़ा तो नजरअंदाज हो ही सकता था। वह नूडल्स बनाकर अपना गुजारा करता था और नूडल्स तो इस कीड़े से भी कहीं पतले होते थे, भला वह इसे कैसे नहीं देख पाता। इसमें कोई शक नहीं कि ये तीनों लड़के स्थानीय गुंडे होंगे जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। मालिक, इतने बड़े कीड़े से क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? अगर आज आपने मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आप यहाँ दोबारा अपना स्टॉल लगाने के बारे में भूल जाइए। नीले ड्रैगन का टैटू बनवाए दुबले पतले बदमाश ने जोरदार आवाज के साथ मेज पर हाथ पटका और बड़े गुस्से से बोला। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्राहक, जो पहले तो दखल नहीं देना चाहते थे, अब भी उस दृश्य की ओर ध्यान देने लगे। माउस कियांग, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? सीधे सीधे कह दो कि तुम पैसों की उगाही करना चाहते हो, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? किन फांग के कुछ बोलने से पहले ही मदद कर रही सिस्टर पैन का गुस्सा फूट पड़ा और वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां आ गईं। यह स्पष्ट था कि वह उस दुबले पतले बदमाश को जानती थीं। अरे, क्या ये सिस्टर पैन नहीं है? क्या तुम इस बच्चे का साथ देने वाली हो? कहीं ये तुम्हारा नया प्रेमी तो नहीं है? माउस कियांग जाहिर तौर पर सिस्टर पैन से बिल्कुल नहीं डरा और आराम से खड़ा हो गया। उसकी बातों में व्यंग्य साफ झलक रहा था। उसके साथ मौजूद दोनों बदमाश भी खड़े हो गए। सभी के चेहरे पर दुर्भावना का भाव था। माउस कियांग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि सिस्टर पैन को दूसरों से थोड़ा बहुत फायदा उठाने की आदत थी, किन जानती थी कि वह असल में काफी आत्मसम्मान वाली थी। वरना तलाक के बाद इतने लंबे समय तक बिना किसी दूसरे पुरुष को ढूंढे अकेली न रहती। अब जब माउस कियांग ने उसका इस तरह अपमान किया तो उसका गुस्सा आना लाजमी था। गर्मागर्म बहस के दौरान क्रोधित सिस्टर पैन लगभग दौड़कर माउस कियांग का मुंह नोच डालने ही वाली थी। बहन पैन, इसे रहने दो, मैं इसे संभाल लूंगी। किन फांग उसे कुछ भी करने देने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि अगर वे इन गुंडों को और भड़का देते तो वह अपना रामेन स्टॉल चलाना बंद कर देता। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टर पैन को पकड़ा, उसे अचानक आसपास के वातावरण में एक बदलाव महसूस हुआ, एक बहुत ही अजीब एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अध्याय 9 से 8 कौशल छुपकर हमला। एक नई किताब रिलीज हुई है, सुझाव, टिकट और पसंदीदा किताबों की तलाश है। इस भावना ने किन फांग को बहुत असहज कर दिया। उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। भाइयों, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे नियम नहीं पता। अगर आपको कुछ कहना हो तो बेझिझक कहिए, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा। अपना सिर हिलाते हुए किन फांग ने अपने मन से उस अजीब सी अनुभूति को दूर करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सफल नहीं हो सका। फिर भी उसने विनम्रतापूर्वक माउस कियांग को संबोधित किया। 2 दिन पहले ही किन फांग को कुछ गुंडों ने बुरी तरह पीटा था और वह बाल बाल बच गया था। हालांकि यह घटना विचित्र लग रही थी, फिर भी उसके मन में एक डर बना हुआ था। वह माउस कियांग से उतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन इस समय उसे अपना काम निपटाना था और इन बदमाशों को बीच में आने नहीं देना था। कम से कम आपको तो पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, कुछ लोगों की तरह नहीं। किन फांग को इस तरह बोलते देख माउस कियांग के दुबले पतले और धूर चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसने सिस्टर पैन की ओर ताना मारते हुए कहा, चूंकि तुम हमें इज्जत दे रही हो तो बस अपने स्टॉल के लिए 5000 का प्रबंधन शुल्क दे दो और मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ। क्या 5000? तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? माउस कियांग की बातें सुनकर किन फांग के चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उसकी भौहें तन गईं। उसके बगल में बैठी सिस्टर पैन तो और भी गुस्से में थी। उसकी तेज आवाज चौंका देने वाली थी। नूडल स्टॉल पर मौजूद ग्राहकों को कुछ गड़बड़ होने का आभास हो गया और वे जल्दी से अपने बिल चुकाकर वहां से चले गए, जबकि तांग फीफी ने पैसे लिए और किन फांग की ओर चल पड़ी। भाइयों, हमारा छोटा मोटा कारोबार है, हम महीने में इतना भी नहीं कमाते। किन फांग, जो पहले से ही काफी गुस्से में था, ने इस मुश्किल स्थिति से आसानी से निकलने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश की और बहुत ही विनम्रता से बात करता रहा। बकवास बंद करो, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं तुम्हारा स्टॉल यहाँ सबसे अच्छा कारोबार करता है, आसानी से प्रतिदिन 2 से 3 हजार कमा लेता है। 5000 तो तुम्हारे लिए बस एक छोटी सी रकम है। माउस कियांग की छोटी छोटी आंखें अजीब सी चमक के साथ चारों ओर घूमने लगीं और उसका गंदा मुंह बेतुकी बातें उगलने लगा। फिर टांग फीफी को पास आते देख उसकी कामुक निगाहें और भी तीव्र हो गईं और आंखें घुमाते हुए वह बोलने लगा, दरअसल हम इस बारे में बात कर सकते हैं। भाई कियांग। जब माउस कियांग ने अचानक अपना रुख बदला तो उसके दोनों गुर्गे चिल्ला उठे। वे मामूली गुंडे थे और 5000 उनके लिए छोटी रकम नहीं थी, यह उनके लिए जमकर लूटपाट करने के लिए काफी थी। इसे यूं ही आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता था।
हालांकि माउस कियांग ने हाथ हिलाकर उन्हें धैर्य रखने का इशारा किया। फिर किन फांग के बगल में बैठी तांग फीफी को घूरते हुए एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम अपनी प्रेमिका को हमारे साथ थोड़ा मजा करने दोगे, मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। बेशर्म। जैसे ही तांग फीफी किन फांग के पास पहुंची, उसने माउस कियांग के अपमानजनक शब्द सुने और उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके मोहक होठों से ये दो शब्द निकले, हाँ हाँ हाँ, चलो इस लड़की को हमारे साथ एक रात बिताने दो। सुंदरी, हमारे साथ आओ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने जीवन का सबसे बेहतरीन समय बिताओगी। आप क्या कहते हैं, हाँ या ना? जैसे ही माउस कियांग ने बोलना शुरू किया, वह धीरे धीरे तांग फीफी की ओर बढ़ा। उसके दो साथी भी दोनों ओर से उसके साथ थे, जिससे जाहिर तौर पर उसके भागने का कोई मौका नहीं बचा था। किन फैंग, ठीक है, तुम्हारी माँ। माउस कियांग और उसके दो गुर्गों का सामना करते हुए किन फांग एक डरपोक हारे हुए व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने सिर झुकाकर ठीक है कहा, जिससे आसपास के लोग तुरंत उसका उपहास करने लगे। माउस कियांग ने तिरस्कार पूर्वक उसकी ओर देखा और मन ही मन किन फांग को रीढ़विहीन होने के लिए कोसने लगा, जबकि तांग फीफी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन जैसे ही उसने हार मानकर अपना सिर झुकाया और उसके होठों से ठीक है शब्द निकला ही था कि किन फांग अचानक हरकत में आया। उसने पास की मेज से अधूरे नूडल्स से भरा सूप का कटोरा उठाया और बिजली की गति से माउस कियांग के सिर पर दे मारा और फिर तेरी माँ शब्द कहे। सीखी गई कौशल, छुपकर हमला करना, प्रारंभिक स्तर, दक्षता 1%, कौशल प्रभाव, चक्कर आने की एक निश्चित संभावना। नोट, आक्रामक हथियारों का उपयोग करने से अतिरिक्त क्षति हो सकती है। सफल गुप्त हमले के लगभग साथ ही किन फांग के दिमाग में एक लंबे समय से खोई हुई आवाज प्रकट हुई, या शायद इस अप्रत्याशित कदम ने उसे एक नया कौशल हासिल करने में मदद की। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे ही उसे सफलता मिली, किन फांग ने स्पष्ट रूप से माउस कियांग और उसके दो गुंडों के शरीर से एक हल्की लाल चमक निकलते हुए देखी और वह उनके सिर के ऊपर कुछ रहस्यमय शब्द भी स्पष्ट रूप से देख सका। गुंडा, लेवल 1, बहुत कमजोर आक्रमण शक्ति, मूल्यांकन तुमसे बस थोड़ा सा ही ताकतवर। विशेष कौशल, जबरन वसूली, ईंट मारना। विशेषताएं, कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना। ऐसा संदेश देखकर किन फांग को सबसे पहले अपने द्वारा बनाए गए उस अस्थायी नूडल्स की याद आई, जिसमें इसी तरह के संकेत थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जिंदगी एक खेल में बदल गई हो? आप ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं सकते, लेकिन पास में ही मौजूद सिस्टर पैन पर एक नजर डालने से पता चलता है कि सब कुछ सामान्य है, कुछ भी असामान्य नहीं है। दर्शकों की भीड़ पर और गौर करने पर पता चलता है कि वहां भी कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। रुको, उस व्यक्ति के पास यह क्यों है? किन फांग को इस खोज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ध्यान से देखने पर वह चौंक गया कि भीड़ में से एक व्यक्ति से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी और उसके सिर के ऊपर कुछ शब्द भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि दूरी इतनी अधिक थी कि किन फांग उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, लेकिन किन फांग ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। वह बॉस चेन थे, जिनकी उनके पास ही एक खाने की दुकान थी और वे हमेशा किन फांग के साथ विनम्रता से पेश आते थे, जिससे वे अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति लगते थे। हालांकि यह देखते हुए कि बॉस चेन, माउस कियांग और अन्य लोगों की तरह उसी भयावह लाल चमक से भरा हुआ था, किन फांग ने तुरंत ऑनलाइन गेम से एक विशेष शब्द के बारे में सोचा, PKR, प्लेयर किलर। गेम में आमतौर पर खिलाड़ियों को अंधाधुंध मारने पर आपका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन माउस कियांग और उसके गुंडे दोस्त या बॉस चेन किसी को भी नहीं मार सकते थे। तो जरूर, बिल्कुल सही, दुश्मनी ही वजह है। किन फांग तुरंत समझ गया कि लाल चमक क्या दर्शाती है। भले ही यह अभी भी केवल एक अनुमान था, लेकिन अब यह लगभग निश्चित लग रहा था। अध्याय 10 से 9, अकेले 3 से लड़ना। अजय शियाओ कियांग, एक नई किताब रिलीज हुई है, सुझाव, टिकट और पसंदीदा किताबों की तलाश है। वास्तव में किन फांग ने जो कुछ भी खोजा वह पलक झपकते ही हुआ था और निश्चित रूप से उसके पास समय बर्बाद करने की विलासिता नहीं थी। कटोरे के जोर से गिरने से ही छुपकर हमला करने की क्षमता सक्रिय हो गई। किन फांग ने स्पष्ट रूप से माउस कियांग के सिर के ऊपर चक्कर आने का चिन्ह देखा, जबकि माउस कियांग खुद भी चक्कर खा रहा था और भ्रमित लग रहा था। माउस कियांग के दो चमचों की बात करें तो वे किन फांग की अचानक की गई हरकत से इतने हैरान रह गए कि वे समय पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहे। एक बेहतरीन अवसर, किन फांग ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाहें तुरंत पास की मेज पर रखे एक और कटोरे पर टिक गईं, जो नूडल सूप से आधा भरा हुआ था, और मेज के बगल में रखे एक फोल्डिंग स्टूल पर भी। ज्यादा सोचने का समय न देते हुए किन फांग ने नूडल सूप का कटोरा उठाया और उसे अपने सबसे करीब खड़े गुंडे पर फेंक दिया। सूप हवा में ही छलकने लगा और कटोरे के टकराते ही गुंडे का पूरा शरीर भीग गया, खासकर उसका चेहरा पूरी तरह से भीग गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। स्किल स्नीक अटैक सफलतापूर्वक शुरू किया गया, दक्षता +1%।
किनफांग इस सूचना से आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के ध्यान भटकने का फायदा उठाया था। बस अफसोस की बात यह थी कि वह गुंडा माउस कियांग की तरह चक्कर आने से इतना विचलित नहीं हुआ था। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। लगभग उसी समय जब उसने कटोरा फेंका, किनफांग ने झट से झुककर फोल्डिंग स्टूल पकड़ा और उसे उस गुंडे पर पटक दिया जो अभी अभी नूडल सूप से भीग गया था। ध्यान से। दूसरा गुंडा आखिरकार होश में आया। माउस कियांग के दूसरी तरफ खड़े होकर उसने महसूस किया कि अब उसके लिए हस्तक्षेप करना बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वह केवल चेतावनी ही दे सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्मैक। किनफांग द्वारा स्टूल से किया गया प्रहार उस गुंडे की बाह पर लगा, जिससे नूडल सूप के नशे में अंधा हो चुका वह व्यक्ति लड़खड़ाकर दर्द से चीखते हुए पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। अपने सफल प्रहार से किनफांग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि माउस कियांग के सिर के ऊपर बना चक्कर आने का चिन्ह गायब हो गया था और माउस कियांग होश में आ गया था, हालांकि वह अभी भी थोड़ा सुस्त था। इसी बीच दूसरा गुंडा एक तह करने वाला स्टूल उठाकर किनफांग की ओर दौड़ पड़ा। ध्यान से। उसी क्षण सिस्टर पैन द्वारा पीछे लाई गई तांग फीफी ने किनफांग को एक गुंडे को गिराते हुए देखा और खुशी मनाने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि किनफांग को अभी भी दो विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है जो दोनों हथियारों से लैस हैं। वह चीखने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी बात सुनकर किनफांग के दिल में गर्माहट सी महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे उसकी यह भावना बढ़ती गई उसके पास विकल्प कम होते गए। अगर वह पीछे हटता तो भले ही माउस कियांग की तिकड़ी बलात्कार का सहारा न ले, लेकिन उत्पीड़न अपरिहार्य था। करो या मरो की स्थिति थी। अब पूरी ताकत लगा देनी थी। किनफांग ने दांत पीसते हुए खुद को दृढ़ किया और फोल्डिंग स्टूल को सीधे माउस कियांग के सिर पर घुमाया, जिसने अभी अभी अपनी दृष्टि वापस पाई थी और एक अशुभ लाल चमक बिखेर रहा था। पहले जब उसने दूसरे गुंडे पर वार किया था तो उसने पूरी ताकत से वार किया था, लेकिन सिर पर वार करने से बचता था क्योंकि एक हल्की सी चोट भी किसी की जान ले सकती थी। लेकिन अब माउस कियांग की लाल आभा और भी तीव्र हो गई थी और उसकी निगाहें भयंकर हो गई थीं, जिससे साफ पता चलता था कि वह किनफांग को बेरहमी से मार गिराना चाहता है। अपनी और अपने पीछे खड़ी तांग फीफी की रक्षा के लिए किनफांग सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। बैंग। इस बार आवाज ठोस और धीमी थी। माउस कियांग लगभग तुरंत ही हवा में उड़कर जमीन पर गिर गया और उठने में असमर्थ हो गया। स्किल स्नीक अटैक सफलतापूर्वक शुरू किया गया। दक्षता +1%। लक्ष्य को मध्यम चक्कर आ रहे हैं। जीवन अंक 5। माउस कियांग को जमीन पर बेजान पड़ा देखकर किनफांग तुरंत घबरा गया। उसे चिंता हुई कि कहीं उसने उस वार से माउस कियांग को मार ही न डाला हो। लेकिन उसके दिमाग में जो संदेश गूंजा वह यह था, हल्का चक्कर आ रहा है, जीवन अंक -5। मरा नहीं है। जब तक मरा नहीं है तब तक सब ठीक है। किनफांग पहले तो अचंभित हुआ, फिर खुशी से झूम उठा। जब तक माउस कियांग मरा नहीं था तब तक सब ठीक था। इसके अलावा उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे बस हल्का चक्कर आया था, शायद वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। लाइफ पॉइंट्स -5 देखकर किनफांग समझ गया कि इसका मतलब चोट है। किनफांग सावधान रहो। लेकिन जब किनफांग क्षण भर के लिए स्तब्ध था तभी तांग फीफी ने अचानक जोर से चीख मारी और किनफांग को अपने कानों के पास एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे याद आया कि पास में ही एक बदमाश बिना किसी चोट के मौजूद था, जिसके हाथ में एक मुड़ी हुई कुर्सी भी थी। मेरे जीवन खत्म हो गया है। उसकी प्रतिक्रिया जितनी तेज थी उतनी ही देर हो चुकी थी और बचाव करना संभव नहीं था। वह बस अपने शरीर को थोड़ा सा घुमा सका। उसने अपने सिर पर इतना जोरदार प्रहार सहने की हिम्मत नहीं की। बैंग। लगभग उसी क्षण जब किनफांग मुड़ा, उसके कान के पास से आती सरसराहट की आवाज तेज हो गई, साथ ही हवा का एक झोंका उसके सिर से टकराया। किनफांग को अपनी पीठ पर जोरदार चोट लगी, जिससे वह लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ा। क्लैंग क्लैंग क्रैश क्रैश। उसके सामने किनफांग के खाने के स्टॉल की मेज थी, जिस पर अभी भी कटोरे रखे हुए थे जिन्हें हटाया नहीं गया था। किनफांग की जोरदार टक्कर के कारण ये कटोरे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े और खड़खड़ाहट की आवाजें करने लगे। मेज पर भी किनफांग की चोट लगी, जो मेज और टूटे हुए कटोरे के बीच गिर पड़ा। उसके सिर से लाल खून बह रहा था। किनफांग। तांग फीफी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने पीले होठों को अपने लाल होठों से ढक लिया। उसकी आंखों में अविश्वास और गहरी चिंता झलक रही थी। अचानक होश में आकर वह उत्साह से चिल्लाई और किनफांग की ओर दौड़ने लगी। वहां मत जाओ, वह ठीक है। पास ही मौजूद सिस्टर पैन ने झट से तांग फीफी को वापस खींच लिया और फिर खुशी से किनफांग की ओर इशारा किया, जो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। भारी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन अंक -4। 1। वास्तव में किनफांग को खुद भी लगा कि इतनी जोर से चोट लगने के बाद भले ही उसका सिर ठीक हो, लेकिन उसकी पीठ में गंभीर चोट जरूर आई होगी। हालांकि चीजें हमेशा से ही अजीब थीं। किनफांग को जो सूचना मिली वह यह थी,
शरीर में हल्की कमजोरी और पीठ में थोड़ा दर्द महसूस होने के अलावा उसे कोई चोट महसूस नहीं हुई। लाइफ पॉइंट्स -4। हाँ, ये तो बिल्कुल एक गेम जैसा है। जमीन पर लेटे हुए किन फांग ने उठने की जल्दी नहीं की, बल्कि आराम करने के लिए इस बेहद कम समय का सदुपयोग किया और जल्दी से अपने सभी विचारों को व्यवस्थित कर लिया। उस प्रहार के बाद उसे कोई चोट नहीं आई, या यूं कहें कि उसकी चोट को -4 जीवन अंक की कटौती के रूप में दर्शाया गया। -1 की कटौती टूटे हुए कटोरे के एक टुकड़े से गलती से उसके सिर पर चोट लगने और खून बहने के कारण हुई। किन फांग को गिरते देख दूसरा गुंडा घबरा गया और भागने या न भागने को लेकर दुविधा में पड़ गया। लेकिन किन फांग एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। अभी तक आप जीते नहीं हैं, जारी रखिए। किन फांग अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उस मुड़ी हुई कुर्सी को उठाया जिसने पहले ही 2 आदमियों को गिरा दिया था, और ठंडी आवाज में बचे हुए प्रतिद्वंद्वी को घूर कर देखा। उसके माथे से खून बह रहा था। गहरा लाल खून उसके सुंदर चेहरे पर बह रहा था, जो रात की रोशनी में और भी भयावह लग रहा था। जब वह बोल रहा था तो उसके मोतियों जैसे सफेद दांत और गंभीर आंखें एक ऐसा खौफ पैदा कर रही थीं जो रूह कंपा देता था। अध्याय 11 से 10 गुंडे को हराए। एक नई किताब अपलोड की है। अनुशंसा और पसंदीदा पुस्तकों के लिए वोट मांग रहे हैं। उस समय किन फांग में वाकई एक जानलेवा आभा थी, खासकर उसकी आंखें जो इतनी ठंडी थीं कि वे सचमुच डरावनी थीं। तुम और करीब मत आओ। उस गुंडे को कुछ हद तक चिंता थी कि कहीं उसने किन फांग को मार न डाला हो, लेकिन जब उसने किन फांग को धीरे धीरे फिर से उठते देखा तो वह खुश होने ही वाला था कि तभी उसने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा जिसने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसका साहस मानो खत्म हो गया और उसके चेहरे पर डर के भाव स्पष्ट हो गए। किन फांग को टूटी हुई कुर्सी हाथ में लिए भयंकर निगाहों से देखते हुए और माथे पर लगे खून को गर्दन से रिसते हुए कपड़ों पर दाग लगाते हुए पास आते देख वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुंडे का चेहरा पीला पड़ गया। किन फांग के हर कदम के साथ वह धीरे धीरे पीछे हटता गया और स्पष्ट भय से बोला, कहीं नहीं जा रहे? तुम खेलना चाहते थे, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में खुशी होगी। किन फांग मानो किसी आवेश में था। उसकी आंखें डरावनी थीं। जैसे जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया उसने उस गुंडे को घेर लिया और एक भयावह स्वर में बोला। जैसे ही गुंडा पीछे हट रहा था किन फांग लगातार आगे बढ़ता रहा। जब वे पहले गुंडे के शव के पास पहुंचे जिसे किन फांग ने मार गिराया था तो किन फांग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुर्सी घुमाई। वह गुंडा जो पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था एक तरफ छिप गया, इतना डरा हुआ कि एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन फांग उसे भी नहीं छोड़ेगा और कुर्सी से उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। धड़ाम से वह एक तरफ गिर पड़ा और बेहोश हो गया। एक और सफल गुप्त हमले के परिणामस्वरूप दक्षता में 1% की वृद्धि हुई। इससे किन फांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रमेन की तुलना में, जिससे हर बार दक्षता में केवल 0.1% की वृद्धि होती थी, स्नीक अटैक स्किल हालांकि प्रति बार 1% तक दक्षता प्रदान करती थी, स्पष्ट रूप से उन्नति के सीमित अवसर प्रदान करती थी। किन फांग उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो मनमर्जी से किसी पर भी हमला कर दे। इस बार किन फांग की कार्रवाई का और भी अधिक भयावह प्रभाव पड़ा। पहले से ही डरा हुआ गुंडा अपने दोनों साथियों की ओर देखने लगा। बॉस माउस कियांग बेहोश पड़ा था, उसके मरने या जीवित होने का कोई संकेत नहीं था और दूसरे साथी को किन फांग ने एक स्टूल से कुचल दिया था। किन फांग के क्रूर व्यवहार और जान की बाजी लगाने की तत्परता को देखकर उसकी लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची। धत तेरी की! एक अजीब सी चीख के साथ उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुर्सी गिरा दी और भीड़ में भागने के लिए मुड़ गया। दर्शक हालांकि इस नाटक को देखने के लिए उत्सुक थे, तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया, इस सिद्धांत को मानते हुए कि कम परेशानी ज्यादा परेशानी से बेहतर है। गुंडा बिना किसी निशान छोड़े गायब हो गया। हफ हफ! गुंडे को भागते देख किन फांग ने चैन की सांस ली। वह बेहद थका हुआ था। हालांकि उसने अपनी चोटों की भरपाई के लिए लाइफ पॉइंट्स में कमी का सहारा लिया था, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा था। इतने कम समय में ही उसके लाइफ पॉइंट्स 1 और अंक कम हो गए थे। किन फांग ने स्किल पैनल पर एक नजर डाली, जिसमें अब रामेन और स्नीक अटैक स्किल्स के अलावा लाइफ पॉइंट्स का प्रदर्शन भी दिखाया गया था। 4-10 गुंडे द्वारा स्टूल से बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसके लाइफ पॉइंट्स 4 कम हो गए। माथे पर गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा, जिससे 1 पॉइंट का नुकसान हुआ, और काफी देर तक खून बहना बंद नहीं हुआ, जिससे 1 पॉइंट का और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर उसके 6 पॉइंट्स कम हो गए। 10 लाइफ पॉइंट्स। मेरा खून काफी गाढ़ा लगता है। किन फांग खुद पर हंसी रोक नहीं पाया। स्टूल से इतना जोरदार प्रहार किसी आम इंसान की हड्डियां तोड़ देता, लेकिन किन फांग को जरा भी चोट नहीं आई, बस उसके 4 जीवन अंक कम हुए। उसे लगा कि माथे से खून बहने के कारण जो 2 जीवन अंक कम हुए हैं वे तो सरासर अन्याय हैं। धड़ाम! हालांकि किन फांग के लाइफ पॉइंट्स में तेजी से 1 और पॉइंट की कमी आई। जैसे ही उसके लाइफ पॉइंट्स घटकर 3 रह गए,
किन फांग को अचानक चक्कर आने लगे और उसके पैर मुश्किल से उसका साथ दे पा रहे थे, जिसके कारण वह पास के एक स्टूल पर गिर पड़ा, जहां वह बैठकर हांफने लगा। किन फैंग, जो किन फांग के लड़खड़ाते कदमों को देखकर तांग फीफी ने तुरंत सिस्टर पैन का हाथ छोड़ दिया और जहां वह थी वहीं से दौड़कर उसके पास पहुंची। 3 गुंडे बेहोश पड़े थे और एक भाग गया था, इसलिए स्थिति लगभग सुरक्षित थी। अब उसे कोई झिझक नहीं थी। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? किन फांग के माथे पर खून देखकर तांग फीफी ने सावधानी पूर्वक अपने कपड़ों से एक टिश्यू निकाला और धीरे से उसके घाव को पोंछने लगी, साथ ही चिंता से पूछती रही। तांग फीफी का स्पर्श बहुत कोमल, लगभग सतर्कतापूर्ण था। खून पोंछते हुए उसने घाव पर धीरे से फूंक भी मारी, मानो खून जल्दी रुकने की कामना कर रही हो। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। किन फांग वहीं बैठा था, जबकि तांग फीफी उसके सामने बैठकर उसके घावों की सावधानी पूर्वक देखभाल कर रही थी। कद में अंतर के कारण तांग फीफी की कोमल और उभरी हुई छाती लगभग उसके होठों को छू रही थी। आंखों की तो बात ही अलग थी। अचानक किन का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। उसकी आंखों में बिपसी झलक रही थी। उसकी हल्की खुशबू को महसूस करते हुए किन मंत्रमुग्ध हो गया, मानो मदहोश हो गया हो। शायद शर्मिंदगी के कारण या शायद किसी और वजह से किन को यह स्थिति असहनीय लगी। अपने दिल की बेचैनी और शरीर से उठ रही आवेग को दबाते हुए उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। आप तांग फीफी घाव का इलाज करने में लगी हुई थी। तभी किन ने अचानक अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे वह हैरान और कुछ हद तक नाराज हो गई। वह किन को सहयोग न करने के लिए डांटने ही वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसका सीना किन के कितना करीब है। उसका गोरा चेहरा लाल हो गया और वह असहज होकर थोड़ा पीछे हट गई। सिस्टर पैन युवक और युवती के बीच हो रही सूक्ष्म बातचीत को देखकर बस मुस्कुराई और हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि अस्तव्यस्त कुर्सियों और बर्तनों को समेटने में मदद करने लगी। उसी क्षण किन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और एक बार फिर खून से सना हुआ स्टूल उठा लिया। किन फांग, तुम क्या कर रहे हो? तांग चौंक उठी और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने किन फांग को अपने पास से गुजरते देखा और तभी अर्धचेतन अवस्था में पड़ा चूहा कियांग जाग उठा। वह अपना सिर खुजला रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। तांग के गले में अटके शब्द वहीं जम गए। नहीं नहीं भाई, कृपया ऐसा मत करो। माउस कियांग अभी भी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। किन फांग को एक प्रभावशाली आभा के साथ अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर वह किन के हमलों की क्रूरता को नहीं भूला था। उसके जैसे मामूली गुंडे के लिए, जो कमजोरों को धमकाता था और ताकतवरों से डरता था, ईमानदार लोगों से निपटना आसान था, लेकिन किन फांग जैसे किसी व्यक्ति का सामना करना, जो मारपीट करने से नहीं हिचकिचाता था, उसे डरा रहा था। जोर से चिल्लाते हुए उसने अपना सिर खुजलाया और भागने की तैयारी करने लगा। वहीं रुक जाओ। हालांकि जैसे ही वह भागने वाला था, किन ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे माउस कियांग के कदम लड़खड़ा गए। और इस कचरे को अपने साथ ले जाओ। माउस कियांग के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि किन के अगले शब्द हिसाब बराबर करने के बारे में नहीं थे। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद भी उसने सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया और फिर अपने बेहोश साथी को उठाया। वह जल्दी से चला गया, हालांकि वह अभी भी अपने पैरों पर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। अध्याय 12 से 11 दुर्लभ वस्तु ठग की ईंट। एक नई किताब पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, इसलिए आप इसे निश्चिंत होकर प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इसके लिए वोट करें और इसे प्राप्त करें। उफ! माउस कियांग को रात के अंधेरे में गायब होते देख किन फांग ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली और थककर जमीन पर गिर पड़ा। शो खत्म होते देख दर्शक भी एक एक करके तितर बितर हो गए और किन फांग की आंखों में अभी भी लालिमा लिए हुए एक मोटा आदमी भी भीड़ के साथ चला गया और अपने स्टॉल पर लौट गया। एक लेवल 1 गुंडे को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, 30 अनुभव अंक प्राप्त किए, एक दुर्लभ वस्तु मिली, गुंडे की ईंट। जब सब कुछ शांत हो गया तो अचानक किन फांग के दिमाग में ऐसा वाक्य गूंज उठा जिससे वह स्तब्ध रह गया। दुर्लभ आइटम। यह सुनकर किन फांग ने लगभग अचेतन रूप से अपने हाथों की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने अपना थोड़ा भारी सिर हिलाया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी किन फांग ने मन ही मन एक विचार किया और उसके दिमाग में स्किल पैनल प्रकट हो गया। रामेन और स्नीक अटैक स्किल्स के अलावा उसके लाइफ पॉइंट्स अभी भी 3 पर थे और उसके माथे पर खून आना बंद हो गया था, इसलिए लाइफ पॉइंट्स अब घट नहीं रहे थे, लेकिन बढ़ भी नहीं रहे थे, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आराम करके स्वास्थ्य वापस पाना भरोसेमंद नहीं था। ये वो मुख्य बिंदु नहीं थे जिन पर किन फांग ध्यान देना चाहता था। उसने देखा कि स्किल पैनल के नीचे प्रॉप्स बॉक्स शब्द दिखाई दिया है, इसलिए उसने तुरंत प्रॉप्स बॉक्स पर क्लिक किया। प्रॉप्स बॉक्स को ऑनलाइन गेम के बैग की तरह ही रखा गया था, लेकिन इसमें केवल 3 खाने थे। उनमें से 2 खाली थे और एक खाने में एक लंबी आयताकार ईंट पड़ी थी। वह ईंट बाहर देखी गई ईंटों से बिल्कुल अलग नहीं दिख रही थी।
अगर वह उसे बाहर ले जाकर जमीन पर फेंक देता तो किसी को पता नहीं चलता कि यह ईंट वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु है। ईंट के नीचे लिखे संदेश को देखकर किन फांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठग की ईंट हमला +1 टिकाऊपन 3/3 लक्ष्य को चक्कर आने की स्थिति में डालने की उच्च संभावना अतिरिक्त क्षति के लिए फेंकने के कौशल के साथ जोड़ी बनाता है। यह व्याख्या विस्तृत नहीं थी, लेकिन इसने दुर्लभ वस्तु के कार्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। यह एक सामान्य ईंट से बहुत अलग नहीं था। एकमात्र फायदा चक्कर आने की उच्च संभावना थी, जो देखने में मामूली लग रही थी। हालांकि किन फांग को अब कुछ समझ आ गया था। उसकी छुपकर हमला करने की क्षमता में केवल चक्कर आने की एक निश्चित संभावना थी, और हालांकि वह उस संभावना के बारे में निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन उसके कुछ छुपकर किए गए हमलों को देखते हुए यह संभावना बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन इस ब्रिक के पास काफी अच्छा मौका था, जाहिर तौर पर उसकी मौजूदा शुरुआती स्तर की स्नीक अटैक स्किल से कहीं बेहतर। फेंकने का कौशल। किन फांग ने स्वाभाविक रूप से पीछे उल्लिखित फेंकने की कला पर भी ध्यान दिया। इसका मतलब यह था कि ईंट का इस्तेमाल सिर्फ प्रहार करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसे फेंकने के लिए भी किया जा सकता था। थ्रोइंग स्किल के बिना इसमें केवल सामान्य अटैक +1 ब्रिक डैमेज होगा। अगर उसके पास यह स्किल होती तो इससे अतिरिक्त डैमेज मिलता। मैं यह फेंकने का कौशल कहां से सीख सकता हूं? किन फांग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अब तक जो 2 कौशल सीखे थे वे बहुत ही अप्रत्याशित तरीकों से आए थे, न कि जानबूझकर अध्ययन से, इसलिए उसे इस बात की कोई सटीक समझ नहीं थी कि और कौशल कैसे प्राप्त किए जाएं। किन फैंग। जब किन फांग ठग की ईंट के बारे में सोच रहा था, तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसे धीरे से कुछ बार धक्का दिया है, और उसी समय एक बहुत ही कोमल आवाज उसके कानों तक पहुंची, जिसमें थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। मुझे कौन कॉल कर रहा है? किन फांग अभी तक होश में नहीं आया था, और उसने अनजाने में अपना थोड़ा भारी सिर घुमाया, यह देखने की कोशिश करते हुए कि उसे कौन बुला रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके होंठ किसी गर्म नम वस्तु से दब गए हैं। तांग फीफी स्तब्ध रह गई। उसने किन फांग को मेज पर बेसुध पड़ा देखा और उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होने लगी, इसलिए उसने चिंता से उसे पुकारा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि किन फांग अचानक मुड़ जाएगा, और देखते ही देखते उनके होंठ एक दूसरे से कसकर जुड़ गए। आह! तांग फीफी की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। सदमे से उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह पीछे मुड़ना भी भूल गई, जब तक कि उसने देखा कि किन फांग के चेहरे पर भी वही भाव थे। फिर वह चीख पड़ी, उसका चेहरा लाल हो गया और वह भाग गई और उन दोनों के बीच काफी दूरी बना ली। किन फांग का चेहरा भी लाल हो गया था और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। भागती हुई तांग फीफी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह तांग फीफी के होठों की मिठास का आनंद लेने से खुद को रोक नहीं पाया और मानो किसी आवेश में आकर अपने होठों को चाटने लगा, मानो उस मिठास को अपने मुंह में समा लेना चाहता हो। गंदे बचे हुए भोजन का सेवन करने से लाइफ पॉइंट्स में 1 की वृद्धि हो सकती है, लेकिन बीमार पड़ने की भी निश्चित संभावना है। लेकिन किन फांग, जिसका चेहरा लाल हो गया था और जो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, ने मेज पर अधूरे रामेन के कटोरे पर, या यूं कहें कि रामेन के कटोरे के नीचे लिखी हुई पंक्ति पर ध्यान दिया। लाइफ पॉइंट्स में 1 अंक बढ़ाए। विशेषकर ये शब्द किन फांग की आंखों में स्पष्ट रूप से उभर आए। इससे पहले उसकी ऐसी स्थिति का कारण केवल उसके कम लाइफ पॉइंट्स थे। उसका सिर भारी लग रहा था और उसकी प्रतिक्रियाएं भी काफी धीमी हो गई थीं। जब वह अपने लाइफ पॉइंट्स वापस पाने के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नजर रेमन के उस कटोरे पर पड़ी जिसमें से बस कुछ ही निवाले खाए गए थे। शायद किसी ग्राहक ने खाना शुरू ही किया था कि उसने किन फांग को उस गुंडे से लड़ते हुए देख लिया और अपना खाना पूरा किए बिना ही चला गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और आंखें बंद कर लीं, फिर दोबारा देखा, वह लेख अभी भी वही था। यह कोई भ्रम नहीं था। किन फांग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी कुछ भारी शरीर के साथ उठा और अपने रामेन स्टॉल की ओर चल पड़ा। अन्य मेजों के पास से गुजरते हुए उन्होंने यह भी देखा कि अन्य मेजों पर खाली या आधे खाली कटोरे में इस तरह के कोई नोट नहीं थे। केवल उन्हीं कटोरे में आधे से अधिक बचा हुआ रामेन था, जिन पर जीवन को 1 अंक से बढ़ाने का नोट लिखा था। श्याओ किन, क्या तुम ठीक हो? बहन पैन ने किन फांग और तांग फीफी के बीच की सारी छोटी छोटी हरकतें देखी थीं, और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें परेशान करने नहीं आई थीं। जब तांग फीफी डर के मारे भाग गई, तब बहन पैन ने उसे रोका और कुछ ऐसा कहा जिससे वह शांत हो गई। फिर वह किन फांग को ढूंढने आ गई। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसका सिर अभी भी बहुत भारी था और चलते समय उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, लेकिन किन फांग जानता था कि उसने अपने जीवन बिंदुओं को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, और उसने यह दर्शाने के लिए अपना सिर हिलाया। बच्चे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद पर जोर मत डालो, चलो अस्पताल चलते हैं और जांच करवा लेते हैं। सिस्टर पैन ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि किन फांग को पैसों की जरूरत थी और वह बहुत मितव्ययी था, अस्पताल में अनावश्यक खर्च करने को तैयार नहीं था। फिर भी किन फांग के स्वास्थ्य की चिंता के कारण वह उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं पाई।
मैं ठीक हूँ, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अध्याय 13 से 12 रक्त की पूर्ति कैसे करें। एक नई किताब अपलोड हो गई है, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसे पसंदीदा में जोड़ने में संकोच न करें। टिकटों के लिए अनुशंसा की तलाश है। बोलने के बाद किन फांग ने और कुछ नहीं कहा और वापस अपने नूडल स्टॉल पर चला गया। आटे का एक टुकड़ा उठाया और रामेन बनाने का नाटक करने लगा। किन फांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे घाव से खून बहना बंद हो गया है, तुम कोई भी जोरदार गतिविधि नहीं कर सकते। यह देखकर कि किन फांग अपनी चोट के स्थिर होने के तुरंत बाद रामेन बनाने ही वाला था, किनारे पर छिपी हुई और काफी शर्मिंदा महसूस कर रही तांग फीफी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे रोकने के लिए तुरंत उसके पास आ गई। मैं अब ठीक हूँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। तांग फीफी को देखकर किन फांग को उनके हालिया अंतरंग संपर्क की याद आ गई और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीला पड़ा उसका चेहरा वास्तव में थोड़ा लाल हो गया और पहले से कहीं अधिक गर्म महसूस हुआ। जाहिर है किन फांग तांग फीफी को यह नहीं बता सकता था कि वह लाइफ पॉइंट्स रिकवर करने के लिए एक कटोरी रामेन खाना चाहता है, इसलिए उसने भूख का बहाना बना लिया। उनका नूडल स्टॉल हमेशा जल्दी खुलता था और देर से बंद होता था, हमेशा व्यस्त रहता था और खाने का समय न मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन तांग फीफी उसे समझाने की कोशिश जारी रखना चाहती थी, लेकिन किन फांग के हाथ तेजी से कांप रहे थे और उसके हाथों में मौजूद आटे का टुकड़ा धीरे धीरे पतले पतले नूडल्स में बदल रहा था। तांग फीफी ने अभी आगे क्या कहना है यह सोचना भी पूरा नहीं किया था कि किन फांग के हाथों में मौजूद नूडल्स बर्तन में उबलने लगे थे। कुछ देर बाद रामेन तैयार हो गया। किन फांग ने बर्तन से रामेन उठाया, उस पर सॉस डाला और खाने के लिए आगे झुकी। देखते ही देखते एक मनमोहक खुशबू फैल गई और स्वादिष्ट रामेन का कटोरा परोसा गया। ताज़ा और स्वादिष्ट रामेन, इसके सेवन से लाइफ पॉइंट्स 3 बढ़ जाते हैं और स्टेमिना 30% बढ़ जाता है। अपने सामने रखे ताजा बने रामेन के कटोरे को देखकर किन फांग तुरंत प्रसन्न हो उठा। उसे वास्तव में 2 के बजाय 3 लाइफ पॉइंट्स मिल सकते थे, जैसा कि उसने शुरू में अनुमान लगाया था। जहां तक स्टेमिना में 30% की वृद्धि की बात है, किन फांग को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर लाइफ पॉइंट्स बहाल हो जाते हैं तो शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा और स्टेमिना भी ठीक हो जाएगा। 30% की वृद्धि तो सरासर बेतुकी बात थी। खाओ खाओ, क्या घूर रहे हो? तांग फीफी ने स्तब्ध किन फांग को धीरे से धक्का दिया। उसकी मनमोहक निगाहें बेहद आकर्षक थीं और किन फांग का पहले से ही बेचैन दिल थोड़ा और अशांत हो गया। खाओ खाओ, मैं अभी खाऊंगा। किन फांग ने खुद को संभाला और कटोरे में रखे रामेन को बड़े बड़े और तेज कदमों से खाना शुरू कर दिया। जो लोग उसे जानते थे वे उसे खाते हुए देख सकते थे, लेकिन जो लोग अनजान थे वे सोच सकते थे कि वह किसी तरह संघर्ष कर रहा है। पफ! जैसे ही किन फांग ने खाना शुरू किया, तांग फीफी चुपचाप बैठ गई। मेज साफ है या नहीं इसकी परवाह किए बिना अपनी ठुड्डी हाथों पर टिकाकर चुपचाप किन फांग को खाते हुए देखती रही। उसे किन फांग का यह रूप बेहद प्यारा लगा। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन वह हंसे बिना नहीं रह सकी। अरे क्या हुआ? तांग फीफी। किन फांग खाने में व्यस्त था और शायद पहले की असहजता पूरी तरह से दूर न हुई थी, इसलिए वह तांग फीफी को सीधे घूरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसका पूरा ध्यान खाने पर था। अचानक उसने तांग फीफी की हंसी सुनी। सिर उठाकर देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वह थोड़ी शर्माई हुई लग रही थी। बिना कारण जाने ही उसने उससे पूछ लिया, तुम्हारा खाने का तरीका कुछ ज्यादा ही अजीब है। किन फांग के सवाल पर तांग फीफी का चेहरा और भी लाल हो गया और वह थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन उसके पहले से ही गुलाबी गालों पर यह बात साफ नहीं दिख रही थी। उसने अपने शब्दों से बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सा भाव झलक रहा था। हाँ, क्या मेरा खाना इतना बदसूरत है? मेरी माँ हमेशा मुझे यही कहती है, लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई है। किन फांग मुस्कुराया, अपने सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाते हुए, और उसका भाव वास्तविक था, जिसमें दिखावे का कोई संकेत नहीं था, जो स्पष्ट रूप से उसके सच्चे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब था। दरअसल यह तो काफी अच्छा है। तांग फीफी भी मुस्कुराई, काफी देर तक सोचती रही, लेकिन उसे कोई उपयुक्त शब्द नहीं सूझा और अंत में उसने बस 2 शब्द काफी अच्छा कह दिए, बहुत सुंदर। उसकी प्यारी मुस्कान ने पहले से ही खिलखिलाती हुई लड़की को और भी खूबसूरत बना दिया, इसीलिए उसे स्कूल की सबसे सुंदरी कहा जाता था। यहाँ तक कि किन फांग, जो महिलाओं के बारे में कभी भी अनुचित विचार रखने की हिम्मत नहीं करता था, भी प्रशंसा से भर उठा। जैसे जैसे रामेन पेट में जाता गया, ताकत वापस आने का एहसास साफ तौर पर महसूस होने लगा और लाइफ पॉइंट्स धीरे धीरे 3 से बढ़ने लगे। रामेन का कटोरा खत्म करने के बाद भी किन फांग को पेट भरा हुआ महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खाया ही न हो, पेट बिल्कुल खाली था। हालांकि लाइफ पॉइंट्स में 3 की वृद्धि हुई थी, जो बढ़कर 6 हो गए थे, लगभग उतने ही जितने की हार से पहले थे। उसकी मानसिक थकान भी काफी हद तक कम हो गई थी। क्या हुआ? पूरा भरा नहीं है?
किनफांग को रामेन का एक कटोरा खत्म करते हुए लेकिन अभी भी अपने पेट को पकड़े हुए और चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव लिए हुए देखकर तांग फीफी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। लगता है मुझे अभी भी थोड़ी भूख लगी है, मैं एक और कटोरी ले लूंगा। किनफांग एक पल के लिए हिचकिचाया। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसने पिछला कटोरा खाया ही न हो। उसका पेट अभी भी खाली था, इसलिए उसने तांग फीफी से कहा, जरूर आगे बढ़ो। इस बार तांग फीफी ने उसे नहीं रोका। उसने देखा कि किनफांग के नूडल्स का वह कटोरा खाने के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रहा था और उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। वह अब पहले की तरह पीला नहीं था। अपने हाथ में आटे को देखते हुए किनफांग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने आटे का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और अपने लिए रामेन की एक और भी बड़ी सर्विंग तैयार की, जिससे पहले से ही बड़े आकार का कटोरा पूरी तरह से भर गया। ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक रामेन, इसके सेवन से लाइफ पॉइंट्स में 4 की वृद्धि हो सकती है और शारीरिक शक्ति 30% तक बहाल हो सकती है। ताजा पके हुए रामेन के इस कटोरे को पकड़े हुए किनफांग ने स्वाभाविक रूप से इन नूडल्स की विशेषताओं पर गौर करना नहीं भूला। पिछले कटोरे की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं था, बस कुछ मामूली अंतर थे। उदाहरण के लिए भरपूर शब्द जोड़ना, जो स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि इस बार किनफांग ने पर्याप्त सामग्री दी थी। जीवन अंक 4 से बढ़ाए, संभवतः अतिरिक्त भाग के कारण है। 6 और 4 मिलकर 10 होते हैं। इस कटोरी नूडल्स को खाने के बाद मेरे लाइफ पॉइंट्स पूरी तरह से बहाल हो सकते हैं। इस गुण को देखकर किनफांग के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन एक सरल गणना की। चलो जल्दी चलो। तांग फीफी अभी भी वहीं बैठी हुई थी, ठुड्डी को सहारा देकर किनफांग को रामेन का यह बड़ा कटोरा चटकरते हुए देख रही थी। हालांकि वह किनफांग की भोजन करने की अद्भुत क्षमता से चकित थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छी भूख होना एक वरदान है। तांग फीफी को अपने दादाजी के कहे ये शब्द बार बार याद आने लगे। स्लर्प। ऐसी आवाज के साथ किनफांग ने कटोरे में मौजूद रामेन को झटपट खत्म कर दिया और उसके लाइफ पॉइंट्स भी धीरे धीरे पूरे 10 पॉइंट्स की ओर बढ़ने लगे। तुम्हें अभी भी भूख लग रही होगी, है ना? लेकिन एक और कटोरी, जिसमें पहले से भी अधिक मात्रा थी, खत्म करने के बाद किनफांग ने एक बार फिर अपना पेट पकड़ लिया और तांग फीफी ने ऐसे हाव भाव से कहा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अध्याय 14 से 13 पर्दे के पीछे एक नई किताब अपलोड की है। सुझाव और पसंदीदा किताबों के लिए अनुरोध है। मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया। किनफांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका पेट अभी भी भूखा महसूस हो रहा था, जैसे उसने कुछ खाया ही न हो। तुम तो बहुत ज्यादा खाते हो। जल्दी से एक और कटोरी ले आओ। तांग फीफी हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी। किनफांग के पेट में रामेन के 2 बड़े कटोरे जा चुके थे, लेकिन फिर भी वह कह रहा था कि उसका पेट नहीं भरा है। क्या ही भूख है उसकी। यह आश्चर्यजनक तो था, लेकिन यह सच था कि किनफांग को अभी भी भूख लगी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे खाना जारी रखने के लिए भेज दिया। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए किनफांग तुरंत उठ खड़ा हुआ और रामेन लेने के लिए भागा। उसकी हरकतें फुर्तीली हो गईं और शरीर की सारी तकलीफ गायब हो गई। वह ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। बस एक ही कमी थी, उसका पेट अभी भी भूखा था। किनफांग की रामेन बनाने की कुशलता में काफी सुधार हो चुका था। वह शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बेहद करीब था। उसे विश्वास था कि अगले स्तर तक पहुंचने में बस कुछ ही दिन लगेंगे। स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा रामेन बनाने की गति थोड़ी बढ़ गई और नूडल्स की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। नियमित रूप से आने वाले ग्राहक कभी कभी इस पर टिप्पणी करते थे और किनफांग बस मुस्कुरा देता था। ताजा पके हुए रामेन का एक और बड़ा कटोरा लाया गया। इसमें पहले जैसी ही विशेषताएं थीं, कोई अंतर नहीं था और अब तक किन के लाइफ पॉइंट्स पूरे हो चुके थे और उसकी शारीरिक शक्ति अपने सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच चुकी थी। स्लर्प। नूडल्स को एक बड़े से घूंट के साथ निगलते ही किनफांग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका खाली पेट तुरंत भोजन से भर गया है। किनफांग थोड़ी देर रुका, लेकिन उसने खाना बंद नहीं किया। उसने जल्दी से रामेन का बड़ा कटोरा खत्म कर दिया और धीरे धीरे उसके पेट में भरापन महसूस होने लगा। तो बात कुछ इस तरह है। इस खोज से किनफांग हैरान रह गया, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि 2 बड़े कटोरे रामेन खाने के बाद भी उसे तृप्ति का एहसास क्यों नहीं हुआ। दरअसल पिछले 2 कटोरे पूरी तरह से उसके खोए हुए जीवन बिंदुओं की भरपाई में परिवर्तित हो गए थे और यह प्रक्रिया तब तक नहीं रुकी जब तक कि उसके जीवन बिंदु पूरी तरह से बहाल नहीं हो गए। और अब आखिरकार उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह सचमुच खाना खा रहा है। किनफांग, क्या आपको लगता है कि हम अपना रुख बरकरार रख सकते हैं? किनफांग को नूडल्स खाते देख तांग फीफी ने थोड़ी चिंता व्यक्त की। यह स्टॉल उन दोनों की साझेदारी थी, उनका संयुक्त प्रयास था और भले ही तांग फीफी को कमाई की परवाह न हो, फिर भी एक अच्छे व्यवसाय को बर्बाद होते देखना दुखद लग रहा था। इसे जारी रखो, क्यों नहीं? किनफांग ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। नूडल का ठेला उसके लिए बहुत मायने रखता था।
वह इस व्यवसाय से अपनी ट्यूशन फीस और रहने सहने का खर्च कमाता था और किन फांग अपनी माँ के लिए भी कुछ पैसे बचाना चाहता था। उसके पास लगभग 1 महीना था और वह इन 3 बदमाशों की वजह से अपने व्यवसाय को ठप नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि ऐसा करना किसी और बेईमान व्यक्ति के हाथों में खेलने जैसा होता। यह सोचते हुए किन फांग की निगाहें अनायास ही चेन पांगजी के स्टॉल की ओर चली गईं, और चाहे यह चेन पांगजी का अपराध बोध हो या कुछ और, उनकी आंखें एक ही क्षण में मिली। चेन ने तुरंत तिरछी निगाहों से अपनी निगाहें हटा लीं और किन की नजरों में चेन पांगजी के चेहरे पर चमक पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी। तांग फीफी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की घटनाओं में कुछ गड़बड़ है? कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद भी किन फांग को लगा कि तांग फीफी को पहले से सूचित करना आवश्यक है। बंद? आपका क्या मतलब है? तांग फीफी चौंक गई और उलझन में पड़कर पूछने लगी। सोचते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या गड़बड़ हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि वे तीनों बदमाश यहाँ जानबूझकर हंगामा करने आए थे? किन फांग ने तुरंत बातचीत को इसी दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। मैंने यह देखा है, वे स्पष्ट रूप से हमारे अच्छे कारोबार से ईर्ष्या करते हैं और हमसे जबरन वसूली करने यहाँ आए हैं। तांग फीफी ने सिर हिलाया। यह बात तो सभी को पता थी, यहाँ तक कि सिस्टर पैन ने भी उससे बात करते समय माउस कियांग और उसके गुंडों द्वारा किए गए बुरे कामों का जिक्र किया था। देखो, यहाँ कम से कम 10 स्टॉल हैं, तो वे दूसरों से जबरन वसूली क्यों नहीं करते और हमें ही निशाना क्यों बनाते हैं? क्या उन्हें लगता है कि हम जवान हैं और आसानी से धमकाए जा सकते हैं? किन फांग ने मन ही मन उपहास किया। शायद माउस कियांग सचमुच पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन उसकी जगह चुनना स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। अगर बात जबरन वसूली की हो, खासकर इस तरह के मोबाइल स्नैक स्टॉलों के मामले में, तो स्थानीय गुंडे आमतौर पर कमजोरों को निशाना बनाते थे, खासकर उन अनुभवहीन युवाओं से बचते थे जो परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते थे, और आमतौर पर बुजुर्ग विक्रेताओं को निशाना बनाते थे, क्योंकि उन्हें धमकाना आसान होता है। फिर भी इस जगह के सभी स्नैक स्टॉलों में से माउस कियांग सीधे अपने स्टॉल से पैसे वसूलने के लिए गया। क्या आप कह रहे हैं किसी ने हमें पकड़ने के लिए उन्हें काम पर रखा था? तांग फीफी की समझने की क्षमता वाकई बहुत प्रबल थी, और किन फांग के कुछ स्पष्ट कहे बिना ही उसने उसके संदेह को भांप लिया था। किन फांग के विचारों का अनुसरण करते हुए और तुलना करने पर उसे तुरंत एहसास हुआ कि मामला वास्तव में वैसा ही प्रतीत होता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। किन फांग ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें अनायास ही चेन पांगजी पर टिक गईं, जो एक तरफ छिपकर फोन कॉल कर रही थी और कभी कभी किन फांग की ओर देख रही थी। तो आपके विचार से यह कौन करेगा? तांग फीफी ने भी किन फांग की नजर को भांप लिया और उसकी निगाहों का पीछा किया, लेकिन किन फांग के लक्षित अवलोकन के विपरीत उसने कम से कम 6 या 7 स्टॉल देखे। हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे और हमारा रामेन स्वादिष्ट है, हमारा व्यवसाय सबसे लोकप्रिय है। आसपास इतने सारे स्नैक स्टॉल होने के कारण जब हमारा व्यवसाय अच्छा चलता है तो यह स्वाभाविक रूप से दूसरों के व्यवसायों को कुछ हद तक प्रभावित करता है। चूंकि किन फांग को संदेह था कि इसके पीछे चेन पांगजी का हाथ है, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से हर चीज को उसी नजरिए से देखा। यहाँ कई स्नैक स्टॉल थे जो रामेन, सूप, नूडल्स, फ्राइड राइस, स्पाइसी हॉट पॉट, बारबेक्यू और अन्य व्यंजन बेचते थे। वे आमतौर पर विविध मेनू पेश करते थे ताकि वे एक बड़े बाजार को कवर कर सकें। हालांकि किन फांग ने इसे सरल रखा और केवल एक ही प्रकार का रामेन पेश किया। एक तरीका सीख लो और तुम हमेशा स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले पाओगे। सिर्फ इस एक स्वादिष्ट रामेन व्यंजन के दम पर किन फांग ने नूडल्स पसंद करने वाले कई ग्राहकों को आकर्षित किया, जिससे अन्य नूडल विक्रेताओं के व्यवसाय में गिरावट आई। और चेन पांगजी का स्टॉल मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सूप नूडल्स बेचने वाला था। छोड़ो इसे, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन फिर किन फांग ने इस पर विचार किया और फैसला किया कि तांग फीफी को इसमें घसीटना उचित नहीं होगा। अगर चेन पांगजी ने उसकी पीठ पीछे कोई चाल चलने की हिम्मत की तो किन फांग उसे बख्शने वाला नहीं था। किन फांग, चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। बेहतर होगा कि हम इसे और न बढ़ाएं, तांग फीफी ने कहा। हालांकि किन फांग की आंखों में उग्रता की झलक देखकर तांग फीफी के दिल में हल्का सा झटका लगा। उसे डर था कि किन फांग कोई आवेगपूर्ण कदम न उठा ले, इसलिए उसने किनारे से उसे शांत करने की कोशिश की। अगर वाकई यहाँ के किसी स्टॉल की वजह से ही गुंडों ने उनके कारोबार से जलन के चलते हंगामा किया था, और अब जब किन फांग ने उन तीनों गुंडों की जमकर पिटाई कर दी है, तो शायद अब वे सुधर जाएंगे और मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आखिर वे तो स्कूल सत्र शुरू होने तक ही स्टॉल लगाने वाले थे, जिसमें ज्यादा समय नहीं बचा था। दुर्भाग्यवश कल दिन में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन शाम को अचानक तेज बारिश होने लगी। मुझे अनजाने में सर्दी लग गई। मेरा सिर भारी और सुस्त सा लग रहा है और मेरी अपडेट्स भी ठीक से नहीं आ पा रही हैं, क्षमा करें। अध्याय 15 से 14 गुप्त सूप पकौड़ी रेसिपी अधूरा 1। नई किताब अपलोड की है, सुझाव और पसंदीदा किताबों के लिए अनुरोध है। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है।
किन फांग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हमें जल्दी से मेजें साफ कर लेनी चाहिए। आज रात हमें अभी भी कारोबार करना है। टांग फीफी को कुछ समय के लिए शांत करने के बाद उन दोनों ने अस्तव्यस्त मेज कुर्सियों को समेटा। टूटे हुए बर्तनों को देखकर किन फांग को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। सिस्टर पैन ने देखा कि किन फांग और बाकी सब ठीक हैं, इसलिए उसने उसे आवाज दी और सबसे पहले घर चली गई। उस रात कारोबार कुछ खास नहीं रहा। करीब 8 बजे किन फांग की नूडल की दुकान जल्दी बंद हो गई। जाहिर है इससे पहले उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि तांग फीफी टैक्सी से घर पहुंच जाए। फिर वह अपनी छोटी सी ठेली धकेलते हुए अपने किराए के घर लौट आया। हालांकि किन फांग के अपना सामान लेकर लौटने के तुरंत बाद वह चुपके से घर से निकल गया और नानमेन बाजार के बाहर चौक पर लौट आया, जहां उसका स्टॉल स्थित था। किन फांग फूलों की क्यारी पर बैठा था, सामने की दुकानों को ठंडी निगाहों से देख रहा था और उसने जल्दी से चेन पांगजी को ढूंढ लिया, जो उसके पीछे व्यापार करने में व्यस्त था। उस रात किन फांग के नूडल्स के स्टॉल का कारोबार कुछ खास नहीं था और चेन पांगजी का भी कुछ खास नहीं चल रहा था। हालांकि किन फांग के स्टॉल बंद करने से उसे थोड़ी ज्यादा कमाई हो गई थी। जिस समय उसे व्यस्त होना चाहिए था, किन फांग थोड़ी देर बैठा रहा और उसने देखा कि चेन पांगजी ने फोन पर बात की और वह काफी परेशान हो गया। हालांकि दुर्भाग्य से किन फांग इतनी दूर था कि वह चेन पांगजी के चेहरे के हाव भाव या व्यवहार को ठीक से नहीं देख पाया। यो शियाओ किन, तुम फिर से क्यों लौट आई हो? कुछ देर फूलों की क्यारी के पास बैठने के बाद किन फांग को लगा कि चेन पांगजी से संपर्क करना जरूरी है, इसलिए वह खाने पीने की दुकानों की ओर चल पड़ा और वहां एक नाश्ते की दुकान के मालिक ने, जो किन फांग को अच्छी तरह जानता था, आश्चर्य से उससे पूछा। इस स्टॉल पर बाउजी, स्टीम्ड बंस, डम्पलिंग्स और वॉन्टन्स बिक रहे थे और किन फांग अब भाप से भरी टोकरियों के बगल में खड़ा था। संयोग से ठीक उसी समय सूप डम्पलिंग्स का एक ताजा बैच तैयार हो गया था, इसलिए उसने लापरवाही से एक टोकरी का ऑर्डर दे दिया। इसका जिक्र भी मत करो अंकल फांग, मैं अभी अभी वापस आई हूँ और सोना चाहती थी, लेकिन मुझे फिर से भूख लग गई। मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा है, सामग्री के बिना मैं एक कटोरी नूडल्स भी नहीं बना सकती, इसलिए मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आ गई हूँ। किन फांग उपनाम वाले स्टॉल मालिक से हंसमुख अंदाज में बातें कर रही थी। चूंकि उनका स्टॉल चेन पांगजी के नूडल स्टॉल से बस एक स्टॉल की दूरी पर था, इसलिए जब आसपास ज्यादा ग्राहक नहीं होते थे तो चेन पांगजी उनकी बातचीत सुन सकता था और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता था। किन फांग ने यह दृश्य अपनी आंखों के कोने से देखा, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। इसके बजाय वह बैठ गया और बाऊजी के आने का इंतजार करने लगा। उसने ऐसी जगह चुनी जहां से वह सीधे चेन पांगजी के सामने हो, ताकि उसे बस अपना सिर उठाकर ही उसे देखना पड़े। ताजा और स्वादिष्ट सूप पकौड़ी, इनके सेवन से लाइफ पॉइंट्स में 1 की वृद्धि होती है, ऊर्जा की बहाली 7% तक होती है और खुशी का स्तर +4% तक बढ़ जाता है। जब बाऊजी एक प्रकार का सूप आया तो किन फांग ने उसे चॉपस्टिक से उठाया, लेकिन तुरंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि इस सूप के पकौड़े में भी लगभग वैसे ही गुण थे जैसे उसके नूडल्स के कटोरे में थे, लेकिन साथ ही साथ खुशी के स्तर में +4% की अतिरिक्त वृद्धि भी थी। खुशी का स्तर आखिर होता क्या है? किन फांग सचमुच हैरान था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस रहस्य को धीरे धीरे खुद ही सुलझाने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि कोई भी उसे जवाब नहीं दे सकता था। फिर भी किन फांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक सूप पकौड़ी से लाइफ पॉइंट्स में 1 की वृद्धि हो सकती है। उसने पहले जो 3 बड़े कटोरे रामेन खाए थे, उन्हें याद करते हुए उसने पाया कि पहले 2 कटोरे लाइफ पॉइंट्स को बहाल करने के लिए थे। अगर उसे पहले पता होता तो वह 7 सूप पकौड़ी खरीदकर काम खत्म कर देता। स्पष्ट रूप से लाइफ पॉइंट्स बढ़ाने के मामले में सूप डम्पलिंग्स किन फांग के रामेन की तुलना में कहीं बेहतर मूल्य प्रदान करते थे, साथ ही साथ रहस्यमय खुशी के स्तर को भी बढ़ाते थे। स्लर्प। किन फांग ने सूप के पकौड़े को काटा और तुरंत ही उसमें से एक सुगंधित रस बह निकला, जिसकी खुशबू इतनी ताजगी भरी थी कि उसने शरीर और मन दोनों को बेहद आनंदित कर दिया। बहुत स्वादिष्ट। किन फांग ने जब से रामेन बनाना सीखा था, तब से उसके खाना बनाने के कौशल में लगातार सुधार होता गया था और वह लगभग हर भोजन में अपने बनाए हुए रामेन ही खाता था। हालांकि अब तक वह इससे ऊब चुका था, फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि उसका रामेन वाकई लाजवाब था। हालांकि स्वाद के मामले में बॉस फांग के सूप पकौड़े स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ थे। किन फांग को हीन भावना महसूस हुई। श्याओ किन कैसा है? मेरे गुप्त सूप वाले पकौड़े तुम्हें कैसे लगे? मुझे कुछ प्रतिक्रिया दो। किन फांग, जिसे पहले से ही बहुत भूख लगी थी, ने देखा कि 6 पकौड़ियों से भरी छोटी टोकरी पलक झपकते ही गायब हो गई और तब तक बॉस फांग जोर से हंसते हुए पास आ गए और पूछा, अंकल फांग, सच कहूं तो ये पकौड़े तो लाजवाब हैं। किन फांग ने प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उत्साहपूर्वक बॉस फांग को अंगूठा दिखाकर बधाई दी। बेशक, यह हमारे फांग परिवार की खानदानी गुप्त रेसिपी है। मैं आपको बता दूं, इन पकौड़ियों का आटा साधारण आटा नहीं है। इसमें
और भरावन तो और भी खास है, जिसमें पैनाक्स नोटोजिनसिंग और एंजेलिका जैसी कई औषधीय जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। अगर पीढ़ियों से चली आ रही यह रेसिपी न होती तो हमारे फांग परिवार की ये सूप पकौड़ियां इतनी स्वादिष्ट न होती। शायद इसलिए कि किन फांग का व्यवसाय अतीत में बहुत अच्छा चल रहा था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, हर दिन समय पर दुकान बंद कर देता था और वह आसपास के अन्य स्नैक विक्रेताओं से मुश्किल से ही परिचित था। अधिक से अधिक कभी कभार ही अभिवादन का आदान प्रदान करता था। यह वास्तव में पहली बार था जब किन फांग ने पाया कि दुबले पतले और अपनी पत्नी से डरे हुए दिखने वाले अंकल फांग इतने बातूनी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने परिवार के गुप्त सूप पकौड़ी की विशेषताओं का भी खुलासा किया। बेशक वह और किन फांग दोनों समझते थे कि इन सामग्रियों को जानने के बावजूद वैसे ही पकौड़े बनाना आसान काम नहीं था, और यह तो एक गुप्त तकनीक थी जिसे कोई आम इंसान नहीं सीख सकता था। किन फांग को भी यही महसूस हुआ, लेकिन गुप्त सूप पकौड़ी बनाने की विधि सीख ली अधूरी। जब किन फांग अपने चाचा फांग द्वारा अपने परिवार के गुप्त सूप पकौड़ी की लगातार प्रशंसा सुन रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक वाक्य आया जिसने किन फांग को चौंका दिया। वह अपने मन में इस तरह के अचानक विचार आने का कुछ हद तक आदी हो चुका था, लेकिन जब यह विचार मन में आया तो किन फांग ने तुरंत गुप्त सूप पकौड़ी बनाने की विधि अधूरी की जांच की, जिसमें अंकल फांग द्वारा उल्लिखित सभी सामग्रियों के साथ साथ उन्हें बनाने की कुछ बुनियादी विधियों का विवरण दिया गया था। गुप्त सूप पकौड़ी बनाने की विधि अधूरी। गुप्त सूप पकौड़ी बनाने की एक अधूरी विधि जिसे दक्षता बढ़ाकर परिपूर्ण किया जा सकता है। सरल शब्दों में लिखी गई इस व्याख्या से कई बातें स्पष्ट हो गईं। विधि को अधूरा चिह्नित किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह मूल गुप्त तकनीक नहीं थी, बल्कि अंकल फांग के मौखिक विवरण पर आधारित एक मोटा मोटा उत्पादन ढांचा था। फिर भी इन निर्देशों का होना एक ब्लूप्रिंट होने जैसा था। एक बार जब आप डंपलिंग बनाना सीख लेते तो आप इन गुप्त सूप डंपलिंग्स को बनाने का प्रयास कर सकते थे। जैसे जैसे आपकी दक्षता बढ़ती जाती, यह कहना मुश्किल होता कि किन फांग स्वयं ही नुस्खा खोज पाएगा या उसे स्वचालित रूप से एक अधिक संपूर्ण विधि मिल जाएगी। यह सोचते हुए किन फांग को अंकल फांग के प्रति थोड़ी सी अपराध बोध महसूस हुई, जो लगातार बोलते ही जा रहे थे। आखिरकार उसने चुपके से उस आदमी का हुनर सीख लिया था, फिर भी दूसरे पक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। कुछ दिनों में मैं अब और स्टॉल नहीं लगाऊंगा, इसलिए भले ही मुझे गुप्त सूप पकौड़ी बनाने की सबसे उत्तम विधि मिल जाए, मैं अंकल फांग का कारोबार नहीं छीन पाऊंगा। किन फांग ने यही सोचा, क्योंकि उसे लगा कि फिलहाल वह चाचा फांग को यही एकमात्र मुआवजा दे सकता है। कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है फिलहाल के लिए। इस यात्रा को सही मायने में परिभाषित करने वाली चीज केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे के विकल्प है, और प्रत्येक निर्णय किस प्रकार आगे आने वाली घटनाओं को नया आकार देता है। अब से हर निर्णय के गंभीर परिणाम होंगे। यदि आपको व्याख्यात्मक काल्पनिक कहानियां पसंद है, तो आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए सदस्यता ले सकते हैं।